लेथिल मुस्कुराया और लॉरा की तरफ देखा, जो धीरे धीरे उसके बगल में बैठ रही थी। दरअसल इस योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने हर रिश्ते का इस्तेमाल किया, जिसमें लॉरा भी शामिल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास सिकुंत को हिरासत में लेने की पूरी क्षमता और उचित कारण था, जिससे उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बेशक कोई केक आसमान से नहीं गिरता। लॉरा एक शर्त पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इसी समय लॉरा अपना इनाम लेने आई। आखिरकार वह सिर्फ एक छोटा सा सहायक पात्र है। पुरुष नायक की शक्ति का विरोध करने में सक्षम होने के लिए उसे अपने आसपास के सभी रिश्तों का उपयोग करने की जरूरत है। लॉरा उसके लिए सबसे बेहतरीन हथियार है, लेकिन वह दोधारी तलवार भी है। अगर वह इसका सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वह सबसे पहले उसे ही मारेगी। लॉरा मुस्कुराई और बोली, लेथिल, मैंने बहुत अच्छा किया, तुम्हें मुझे पुरस्कृत करना होगा। बेशक, आप क्या चाहते हैं? हा हा हा, जैसा कि मैंने शुरू से कहा। लॉरा ने अपनी खूबसूरत उंगली से उसकी छाती के बीच की ओर इशारा किया, मैं चाहती हूँ तुम। लेथिल ने ये सुना और अपना सिर हिलाया, नहीं, अधिक से अधिक, बस एक चुंबन। टस्क, लॉरा ने अपनी जीभ चटकाई, उसने तुरंत लेथिल को सोफे पर दबा दिया और उसके हाथों ने जल्दी से उसके हाथों को जकड़ लिया। लेथिल, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बोलते समय लॉरा लालच से मुस्कुराई। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूखा भेड़िया ताजे मांस के टुकड़े को देख रहा हो। हालांकि लेथिल ने इस समय केवल आह भरी, ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अभी खुश रह सकते हैं, लेकिन भविष्य में मैं अब आपके साथ सहयोग नहीं करूंगा। लॉरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, यार? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। लेथिल ने लॉरा की आंखों में देखा, उसकी आंखों में चिंता या डर के बजाय चुनौती थी। लॉरा मुस्कुराई, फिर धीरे से उसे जाने दिया। वह पलटी और चली गई। कमरे से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले उसने एक वाक्य छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसका सारांश दूंगी, फिर बड़ा इनाम मांगूंगी। लेथिल ने देखा कि लॉरा जा चुकी है और उसने बस एक आह भरी। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और बाहर चला गया। लिविंग रूम के बाहर अकना चुपचाप खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। लेथिल ने अकना को देखा और पूछा, क्या तुमने सुना कि अंदर क्या हुआ? अकना ने सिर हिलाया, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें लगता है कि मैं एक घिनौना इंसान हूं, है ना? लेथिल ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना। मैं खुद को भी घिनौना पाता हूं। नहीं, युवा मास्टर, अकना ने अपना सिर हिलाया, अगर लॉरा को आपके इरादे नहीं पता तो ये घृणित होगा। हालांकि वह जानती थी और वह आपके लिए काम करने के लिए सहमत हो गई। इसका मतलब है कि वह आपकी नौकरानी की तरह है, यहाँ कुछ भी घिनौना नहीं है। युवा स्वामी, इसकी चिंता मत करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। ये सुनकर लेथिल ने सिर हिलाया। उसने धीरे से अकना के चेहरे को सहलाया, मुस्कुराया और कहा, चलो वापस चलते हैं। अल्पविराम, महल में लौटने के बाद लेथिल ने स्वयं को अपने कार्यालय में बंद कर लिया। हालांकि एलेक्स अलग था। इस समय सिकुंत अपने महल में वापस आ गया था। वह थका हुआ सोफे पर बैठ गया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आज नरक में रह रहा था। अरे वाह, आज क्या हुआ? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसे कभी नहीं उकसाया, फिर उसने मेरे साथ क्यों परेशानी खड़ी की? क्या ये मेरे पिता का दुश्मन हो सकता है? असंभव, भले ही वह एक अर्ध था, लेकिन वह बहुत ही सादा जीवन जीता था, उसके ज्यादा दुश्मन नहीं थे। सिकुंत ने अपनी कनपटियों को 2 उंगलियों से रगड़ा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वे फटने वाली हैं। वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे एलेक्स के कमरे की ओर चल पड़ा। अब केवल एलेक्स ही उसका दर्द कम कर सकता था। सिकुंत दरवाजा खटखटाना नहीं चाहता था, उसने सीधे दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। एलेक्स को अभी भी सोते हुए देखकर उसने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा अजीब महसूस किया। दवा की औषधीय शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि वह अब तक सो सके। क्या ऐसा हो सकता है? आह, शायद मैं बहुत कठोर था, इसलिए मैंने उसे बहुत थका दिया। सिकुंत ने कंबल उठाया और जब उसने उसके नीचे खून देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, मानो वह बहुत उत्तेजित हो रहा हो। उसने अपने होंठ चाटे, मुस्कुराया और लालच से कहा, एलेक, मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा और तुम्हें अपना आदमी बनाऊंगा। हा 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 हा। अल्पविराम, अगली सुबह लेथिल थका हुआ ऑफिस से बाहर निकला। इस समय उसे उल्लू जैसा महसूस हो रहा था, जो दिन में सोता है और रात में काम करता है। NOVALBancom पर नए अपडेट देखें। हालांकि कल बहुत सारी फसलें हुई थी जिससे वह उत्साहित था, इसलिए वह कल रात भर जागता रहा। इसके अलावा उन्होंने सिमुलेशन स्पेस में भी प्रशिक्षण लिया और अपने ऊर्जा स्पेस में विवा के साथ प्रशिक्षण लिया। इसीलिए हालांकि वह एक साधारण शाम थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह 5 दिन से गुजर रहा हो। लेथिल किसी और चीज पर ध्यान न देते हुए शयन कक्ष में लौट आया और तुरंत सो गया। दोपहर के समय यद्यपि वह सो रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है, जिससे वह असहज हो गया। लेथिल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि अकना उसकी ओर देख रही है और मुस्कुराया, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? क्या तुम मुझे करीब से देखना चाहते हो? अकना जानती थी कि लेथिल उससे क्या करवाना चाहता था, इसलिए वह शर्मा गई और धीरे से बोली, युवा स्वामी, मिकोनिया आ गई है। वह सचमुच सही समय पर आई। लेथिल ने आह भरी। अकना ने असमंजस से पूछा, युवा स्वामी, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? हम आश्चर्य क्यों? क्योंकि मिकोनिया ने अपना अहंकार त्याग कर आपके पास आए। कहने का मतलब यह है कि वह करोल नीलामी केंद्र को व्यवसाय में बनाए रखने में वास्तव में विफल रही। अकना की बात सुनकर लेथिल धीरे से उठकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए समझाया, अकना, करोल नीलामी केंद्र एक सामान्य इमारत की तरह लगता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा। वह स्थान एक छोटा सा राज्य है। नीलामी केंद्र को बनाए रखना एक राज्य को बनाए रखने से बहुत अलग है। लेकिन अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वह किसी को भी उस जगह में प्रवेश न करने देकर इसे बदल सकती है ना? लेथिल ने अपना सिर हिलाया, यह असंभव है। वह खड़ा हो गया और अकना उसे कपड़े बदलने में मदद करने लगी। इस समय लेथिल ने आगे बताया, यदि वह विकास करना चाहती है तो वह केवल नीलामी केंद्र के व्यवसाय को बनाए रखने पर निर्भर नहीं रह सकती, उसे उस स्थान को एक बड़े व्यावसायिक स्थान के रूप में भी विकसित करना होगा। विकास के लिए उसे बहुत से लोगों की आवश्यकता है। हालांकि साम्राज्य ने उसे बहुत अधिक व्यापारियों को आकर्षित करने की अनुमति नहीं दी। अंत में उसे अपने पास मौजूद क्षेत्र का ही एकमात्र उपयोग करना पड़ा। स्वतंत्रता, यह अपराधियों, कर चोरी के सामान तथा प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने की चाहत रखने वाले दुस्साहसियों के लिए एक स्थान होगा। मिकोनिया को अपनी क्षमताओं और अपनी सेना की ताकत पर बहुत भरोसा है। भले ही वह सुरक्षित हो, लेकिन उस जगह के विकसित होने की संभावना लगभग शून्य है।
तो वह बिना कपड़े बदले ऐसा क्यों करती रहती है? अकना ने लेथेल के कपड़े ठीक करते हुए पूछा। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह मानती है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपने क्षेत्र के सभी अपराधियों को दबाने के लिए कर सकती है। हालांकि वह गलत थी। वे उनके सामने सामान्य व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं जान सकती कि उनमें से कितने लोग उसे धोखा दे रहे हैं। वह न तो अपने व्यवसाय के तरीके बदल सकती है और न ही व्यवसाय करना बंद कर सकती है। अंततः उसका क्षेत्र अपराधियों के लिए शरण स्थली बन गया। तो युवा मास्टर, क्या आपके पास इन समस्याओं को हल करने का कोई तरीका है? अकना ने पूछा। लेथेल ने अचानक खिड़की से बाहर देखा, आह भरी और कहा, बेशक एक समाधान है, लेकिन मैं सिर्फ परीक्षण कर रहा हूं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो मुझे नहीं लगता कि यह सफल होगा। हालांकि अगर यह सफल होता है तो यह अनगिनत सोने के सिक्कों को आकर्षित करेगा। अखना ने भी सिर हिलाया और कहा, युवा मालिक, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस विधि का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो मैं और अन्य नौकर आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। लेथेल मुस्कुराया और अकना को गले लगा लिया। आह अकना, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। अकना ने भी विरोध नहीं किया, उसके शरीर से निकलती गर्मी और मर्दाना गंध को महसूस किया। अल्पविराम। मिकोनिया और बूढ़ी गृह सहायिका ने 30 मिनट से अधिक समय तक लिविंग रूम में प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी लेथेल को आते नहीं देखा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और लेथेल और अकना अंदर आए। माफ कीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता। लेथेल चलते हुए बात करने लगा, फिर मिकोनिया के सामने बैठ गया। अकना उसके पीछे खड़ी हो गई। मिकोनिया ने अकना की ओर भौहें सिकोड़ी और तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप अजीब तरीके से खाते हैं तो आपको अपना मुंह पोंछना भी आना चाहिए। अकना चौंक गई, उसने अपना मुंह छुआ। अभी भी चिपचिपा दूध या तरल की एक बूंद बची हुई थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया। हालांकि लेथेल को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वह मुस्कुराया और बहुत विश्वास से बोला, ये धोखा नहीं है, समझे? टस्क। मिकोनिया ने अपनी जीभ चटकाई, उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। बेशर्म। ये सही है, अगर आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ सहायता नहीं करना चाहते हैं तो कृपया वापस चले जाएं। दरवाजा खुला है, आप जब चाहें जा सकते हैं। लेथेल ने कंधे उचकाकर कहा। आप। गुरजीत बटलर ने तुरंत अपना हाथ मिकोनिया पर रखा और उसे हिला दिया। मिकोनिया ने गहरी सांस ली, भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं हमारे सहयोग को स्वीकार करने आई हूँ। लेथेल ने जब ये सुना तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने एक हाथ से अपना चेहरा सहारा दिया और दूसरे हाथ से मेज पर थपथपाया। मिकोनिया को असहज महसूस हुआ और उसने कहा, मैं सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, आप अभी भी चुप क्यों हैं? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और मिकोनिया की ओर देखा। उसकी आंखें इतनी सारी चीजें और सामग्री थी कि वह डर गई। मिकोनिया, इसलिए यह पता होना चाहिए। इसलिए मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा रुख मुझे असहज महसूस कराता है। लेथेल के ठंडे शब्द गूंज उठते हैं। मिकोनिया ने अपने दांत पीस के लिए, उसके हाथ इतने कसकर बंद हो गए कि वे सफेद हो गए। तुम क्या चाहते हो? अपना रुख बदलो, इसलिए मुझे भीख मांगनी चाहिए, मुझे आदेश नहीं देना चाहिए। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारा ही झुकाव रहा तो चले जाओ। मैं सहायता करने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढ लूंगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मुझे सहयोग करने वाला कोई मिल गया तो आपका बिजनेस केंद्र निश्चित रूप से ज्यादा दिन नहीं बनेगा। मैं उस जगह को अपना बना लूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे डर है कि उस समय तुम मेरे सामने बैठने लायक भी नहीं रहोगे। मिकोनिया का शरीर क्रोध से कांप उठा, तथापि बूढ़े बटलर ने आह भरते हुए कहा, ड्यूक लेथेल सही कह रहे हैं, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बटलर, आप। मिकोनिया चिल्लाई, लेकिन जब उसने उसकी थकी और उदास आंखें देखी तो वह केवल चुपचाप अपना सिर झुका सकी। मिकोनिया के मुट्ठे धीरे धीरे ढीले पड़ गए, फिर उसने आह भरी और कहा, मेरे रवैये के लिए माफ करें। मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। ये सुनकर लेथेल का चेहरा नहीं बदला। उसने मिकोनिया की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, यह अभी भी काम नहीं करता है। मिकोनिया अब कांप रही थी और यद्यपि उसने अपना सिर झुका लिया था, लेथेल जानता था कि वह रो रही थी। हालांकि एलेक्स की नायिका के प्रति वह ज्यादा दया नहीं दिखाना चाहते थे। यदि एलेक्स ने उसका सामना न किया होता या उसका दुश्मन न बना होता तो संभवतः उसने मिकोनिया के साथ ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब स्थिति अलग है। मिकोनिया मुख्य नायिका है और एलेक्स उसका दुश्मन है, इसीलिए वह उसे पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। भले ही वह उसे मार न सके, पर वह उसके मन से प्रतिरोध करने का विचार मिटाना चाहता था। इसके अलावा वह सिस्टम की सीमाओं की भी जांच करने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह सक्रिय रूप से महिला नायक के साथ छेड़खानी करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो सिस्टम उसे चेतावनी देगा और उसे दंडित भी करेगा। लेकिन क्या होगा यदि महिला नायक पहल करे? लिलिथ की तरह, यदि वह सक्रिय रूप से उसे चूमती या उसके पास आती तो सिस्टम चेतावनी नहीं देता। सिस्टम ने भी इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब है यह एक बचाव का रास्ता है और वह इस बचाव का इस्तेमाल पुरुष नायक को हराने के लिए कर सकता है। लेकिन लेथेल ये भी जांचना चाहते थे कि इस दोष की सीमाएं कहां हैं। मिकोनिया खड़ी हुई, फिर उसके सामने चली गई। लेथेल ने देखा कि वह उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वैसे भी अकना उसके पीछे खड़ी थी और उसके पास उसके दिए दस्ताने थे, इसलिए इस समय वह बेहद आश्वस्त था। अचानक मिकोनिया उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी कांपती हुई आवाज गूंजी, कृपया मेरी मदद करें। लेथेल ने यह देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसे इस तरह अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखकर वह पूरी तरह हैरान था। तुम क्या कर रहे हो? लेथेल ने हैरानी से पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिकोनिया एक महिला नायक है, वह निश्चित रूप से पुरुष नायक के अलावा किसी और के सामने घुटने नहीं टेकेगी। इस बार वह उसके सामने घुटने टेक देती है, जिससे यह साबित होता है कि मिकोनिया सचमुच में गिर गई है और नीलामी केंद्र ही उसकी आखिरी चीज है। लेथेल ने उसे कांपते हुए देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे इसका कारण बताओ। तुम अहंकार से भरी हुई हो, लेकिन तुम मेरे सामने इस तरह घुटने टेकने की हिम्मत करती हो। निश्चित रूप से ये तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा, है ना? मिकोनिया ने अपना सिर हिलाया। अगर आप सहयोग करने के लिए सहमत नहीं हैं तो मैं खड़ी नहीं होंगी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर कहा। उसके पीछे खड़ी अकना भी अपने दस्ताने पहनने लगी और लड़ने के लिए तैयार हो गई। इस समय बूढ़े बटलर ने अचानक आह भरी और कहा, ड्यूक लेथेल, हालांकि लेडी मिकोनिया अभिमानी है, वह एक बुरी व्यक्ति नहीं है। करोल नीलामी केंद्र उनकी अंतिम सुरक्षा पंक्ति है। लेथेल ने बूढ़े बटलर की ओर देखा और पूछा, साफ बोलो।
बूढ़े बटलर ने कांपती हुई मिकोनिया को देखा, फिर लेथेल की ओर देखा और कहा, वास्तव में मिस मिकोनिया पर परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है। उसका परिवार संसाधनों की एक खदान के लिए हुए युद्ध में हार गया। उस युद्ध के दौरान उसके परिवार के सबसे ताकतवर लड़ाके गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य परिवारों ने ये देखा और उन्होंने तुरंत उस पर हमला करने में सहयोग किया। अंत में मिस मिकोनिया का परिवार प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा, उन्हें शीघ्र ही पराजित कर दिया गया और फिर उन्हें कैद कर लिया गया। हालांकि उन परिवारों को युवती के परिवार के सदस्यों को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, इसके बजाय उन्होंने उनका इस्तेमाल युवती को धमकाने के लिए किया। वे सभी जानते हैं वह मेनलैंड मर्चेंट एसोसिएशन की सदस्य हैं, इसीलिए वे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं। हर साल अगर वह उन परिवारों को पर्याप्त संसाधन और सोने के सिक्के उपलब्ध कराती है तो वे उसके रिश्तेदारों को नहीं मारेंगे। ये प्रक्रिया 60 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। हालांकि हाल ही तक व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। सौभाग्य से उन परिवारों ने उसे ऋण देने की अनुमति दे दी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कर्ज इतना बढ़ गया है कि वह इसे चुका नहीं सकती और मेनलैंड मर्चेंट्स एसोसिएशन भी उसकी मदद नहीं करेगा। ये कहा जा सकता है करोल नीलामी केंद्र मिस मिकोनिया की अंतिम सुरक्षा पंक्ति है। अगर वह इसे खो देती है तो उसके रिश्तेदार भी मर जाएंगे। ये सुनकर लेथल को तुरंत एहसास हो गया कि यह पुरुष प्रधान किरदार के लिए एक बड़ी घटना थी। यदि कुछ नहीं हुआ तो एलेक्स निश्चित रूप से मिकोनिया को उसके रिश्तेदारों को पकड़ने वाले सभी परिवारों को हराने में मदद करेगा। फिर वह मिकोनिया के परिवार को दूसरे परिवारों का शासक बनने देगा। तब से मिकोनिया द्वारा अर्जित सभी संसाधन और धन एलेक्स की जेब में जाएगा। ये सुनकर लेथेल को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उसने दूसरी समस्या के बारे में सोचते हुए मेज पर थपथपाया। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि मिकोनिया का परिवार कितना बड़ा था, लेकिन वह ये भी नहीं जानता था कि अन्य परिवार कितने शक्तिशाली थे। लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन होते तो उसके पास अनगिनत तरीके होते जिनसे उन परिवारों का पतन हो सकता था। पहली समस्या थी उसे मिकोनिया की समस्या सुलझानी थी और उसे अपने प्रति वफादार बनाना था। हालांकि ये बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। लेथेल ने मिकोनिया की ओर देखा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। 1, मेरी अधीनस्थ बन जाओ और मेरे प्रति वफादार रहने की शपथ लो। दूसरा, चलो ऐसा दिखावा करें कि आज की घटना कभी हुई ही नहीं। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हम अजनबी हो जाएंगे, एक दूसरे को कभी नहीं जान पाएंगे, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मिकोनिया ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक लड़की का अहंकार भरा हुआ था जिसने 60 से अधिक वर्षों तक अपने पूरे परिवार की रक्षा की थी। उन आंखों में लचीलापन भी था, जिसके साथ गुस्सा और इतनी नफरत थी कि उसकी पुतलियां खून से भर गई थीं। मिस, बूढ़ा बटलर मिकोनिया को शर्त न लगाने की सलाह देना चाहता था। क्या आप वाकई नीलामी केंद्र को विकसित करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिकोनिया ने बटलर के शब्दों को बीच में रोकते हुए अचानक चिल्लाया। बेशक, लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, 100% सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम सफल नहीं भी होते हैं तो कम से कम नीलामी केंद्र की व्यावसायिक स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं होगी जितनी अभी है। मिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े बटलर ने जल्दी से मिकोनिया को सलाह दी। हालांकि मिकोनिया ने गृहस्वामी की ओर नहीं देखा। उसने लेथेल को घूरा, भौहें सिकुड़ी और कहा, अच्छा, मैं स्वीकार करती हूँ। याद, हालांकि मेरा एक अनुरोध है। लेथेल ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा, लेकिन चुप रहा। मिकोनिया ने लेथेल की चुप्पी देखी और आगे कहा, मैं आपके साथ केवल समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हालांकि अगर नीलामी केंद्र की व्यावसायिक स्थिति बेहतर हो जाती है तो मैं आपका अधीनस्थ बनने का वादा करता हूँ। तुम बहुत होशियार हो। लेथेल मुस्कुराया और कहा, तो यह आपसे बेहतर कैसे हो सकता है? मिकोनिया ने एक पल सोचा और कहा, वर्तमान स्थिति के साथ नीलामी केंद्र का लाभ 10,000 है। 20,000 स्वर्ण सिक्के प्रति माह। यदि आप एक वर्ष तक इस संख्या को बढ़ाकर 50,000 स्वर्ण सिक्के प्रति माह कर सकें तो मैं निश्चित रूप से आपका अधीनस्थ बन जाऊंगा। मैं अपनी सच्चाई और विश्वास की शपथ लेता हूँ। अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूँ तो मुझ पर बिजली गिरेगी और मैं राख में बदल जाऊंगा। दरार अचानक मिकोनिया के सिर के ऊपर से एक जादुई जंजीर प्रकट हुई, अंतरिक्ष को भेदते हुए उसकी छाती के अंदर पहुंची और उसके हृदय के चारों ओर लिपट गई। उसके बाद चेन ऐसे गायब हो गई जैसे कभी दिखाई ही ना पड़ी हो। अभी क्या हुआ? लेथेल ने चौंक कर पूछा। तब एकना ने बताया, युवा गुरु, मिकोनिया ने जादू की सच्चाई और अपनी मान्यताओं का उपयोग करके कसम खाई थी ताकि उसका दिल एक जादुई जंजीर से बंध जाए। यदि मिकोनिया अपनी शपथ तोड़ती है तो उसका दिल उस जंजीर से कुचल दिया जाएगा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि मिकोनिया इतनी जल्दी कोई निर्णय ले लेगी। उन्होंने ये भी सोचा कि वह निर्णय लेने से पहले कुछ दिनों तक इस बारे में सोचेगी। हालांकि यह अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि बूढ़े बटलर ने जो कहा वह सच है। मिकोनिया के पास अब कोई रास्ता नहीं है, वह केवल मुझ पर ही भरोसा कर सकती है। ठीक है, पहले तुम वापस जाओ, मेरी खबर का इंतजार करो। लेथेल की बात सुनकर मिकोनिया को उलझन महसूस हुई। उसने तुरंत पूछा, तो क्या हमें नीलामी केंद्र में सभी अपराधियों को भगाने की जरूरत है? NOBelbon.com पर सबसे नए उपन्यास खोजें। कोई जरूरत नहीं। लेथेल ने अपना सिर हिलाया। अगर आप अब ऐसा करते हैं तो इससे और भी बड़ी परेशानी होगी। उन अपराधियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए वे आपके क्षेत्र में घुस आए। यदि आप उन्हें भगाते रहेंगे तो वे नहीं जाएंगे। इसके विपरीत वे और भी अधिक प्रतिरोध करेंगे तथा अधिक परेशानी पैदा करेंगे। सबसे पहले अपने सभी संसाधन और धन इकट्ठा करें। साथ ही नीलामी केंद्र की सभी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित करें। नीलामी गतिविधियों सहित? मिकोनिया ने संदेहपूर्वक पूछा। ठीक है, अब भी आपके पास कितने सिक्के हैं? मिकोनिया ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, लगभग 170,000 सोने के सिक्के। यह इतना छोटा क्यों है? क्योंकि नीलामी केंद्र की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों और साहसी लोगों को भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि बहुत अधिक है। मिकोनिया ने आह भरते हुए कहा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह धनराशि बहुत कम है, मेरी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अभी के लिए पहले वापस जाओ और जितना संभव हो सके उतने सोने के सिक्के इकट्ठा करो। आप अपने कर्मचारियों को रख सकते हैं, हालांकि उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें रोके नहीं। मिकोनिया ने सिर हिलाया और फिर बूढ़ी गृह सहायिका के साथ चली गई। लेथेल ने अब भौहें सिकोड़कर एकना से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं रानी से कैसे मिल सकता हूँ? हे युवा स्वामी, आप रानी से मिलना चाहते हैं?
अकना ने भौहें सिकोड़ ली, समझ नहीं पा रही थी कि लेथेल को क्या जवाब दे। वह ये भी नहीं कह सकती कि महारानी तुम्हारी माँ है, राइन। ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, मिकोनिया के नीलामी केंद्र जैसे विशेष क्षेत्रों की समस्या एक बड़ी समस्या है। मैं भी उस अंगारे को नहीं छू सकता, अगर नहीं तो मेरे हाथ जल जाएंगे। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी सहायता कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस साम्राज्य के सभी निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता हो। ऐसा करने वाली एकमात्र व्यक्ति महारानी कैथरीन ही है। ये सुनकर अखना के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अगर लेथेल के लिए महारानी से मिलना बहुत आसान होता तो उसे संदेह होता, लेकिन अगर यह बहुत मुश्किल होता तो लेथेल की योजना को रोकना पड़ता। वह ये भी नहीं चाहती कि लेथेल की योजना मुसीबत में पड़े। अकना ने एक पल सोचा और कहा, युवा मास्टर, मैं इस बारे में मास्टर से बात करूंगी। आपका मतलब राइन है? लेथेल ने पूछा। अकना ने सिर हिलाया, ये सही है। वह एक ड्यूक है, उसका दर्जा भी बहुत ऊंचा है, शायद मास्टर के पास आपकी मदद करने का कोई तरीका होगा। लेथेल ने आह भरी, मैं तुम्हें और राइन को फिर से परेशान कर रहा हूँ। युवा मालिक, ऐसा मत कहिए। आपके साथ काम करना और आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उस दौरान मैं काम करता रहूंगा। अगर कुछ और न हो तो मुझे परेशान मत करना। हाँ, युवा मास्टर। अल्पविराम। बाहर गाड़ी के डिब्बे में मिकोनिया बूढ़ी गृह सहायिका के सामने बैठी थी, लेकिन इस समय वह दृढ़ निश्चय के साथ बाहर की ओर देख रही थी। बूढ़े बटलर ने आह भरते हुए कहा, मिस, आप बहुत आवेगी हैं। हम ड्यूक लेथेल की योजनाओं को अभी तक नहीं जानते हैं। क्या होगा अगर यह कम सफलता दर वाली योजना थी, या क्या होगा अगर यह सिर्फ एक जाल था? ये सुनकर मिकोनिया ने आह भरी और कहा, बटलर, मैंने कसम खाई थी कि अगर वह प्रति माह 50,000 सोने के सिक्कों से अधिक का लाभ कमाता है तो मैं वास्तव में उसका अधीनस्थ बन जाऊंगा। यदि वह ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसकी योजना वास्तव में हमारी मदद कर सकती है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। व्यापारी संघ मेरी मदद नहीं करना चाहता। इस साम्राज्य की महारानी भी मुझ पर अपना पंजा बढ़ा रही है। अगर मैं जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेता तो मुझे डर है। जैसा कि ड्यूक लेथेल ने कहा, मैं निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा और मेरे प्रियजनों के लिए अंत मृत्यु होगी। बटलर ने यह सुना और आह भरते हुए कहा, मिस, मैं अंतिम क्षण तक निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर मिकोनिया मुस्कुराई, तुम्हारे जैसा बटलर होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे ये भी उम्मीद है कि लेथेल की योजना सफल होगी। ये सही है। बटलर ने सिर हिलाया और कहा, ड्यूक लेथेल एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? आमतौर पर अन्य कुलीन लोग नौकरों को खिलौने की तरह समझते थे। बूढ़े बटलर ने समझाया, भले ही उसकी नौकरानी बहुत सुंदर और शक्तिशाली है, फिर भी वह सिर्फ एक नौकरानी है। हालांकि ड्यूक लेथेल को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उन्होंने सभी को बताया कि नौकरानी उनकी महिला थी, जो कि कोई अन्य रईस नहीं करता। नहीं, संभवतः कुछ कुलीन लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मिस, आपके परिवार में भी कई रईस हैं जो नौकरों के साथ सोते हैं, लेकिन क्या कोई इस रिश्ते की पुष्टि करने और सभी के लिए इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत करता है? ये सुनकर मिकोनिया ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। इससे उनके सम्मान पर असर पड़ेगा। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा बूढ़े बटलर ने आगे कहा, इस महल में प्रवेश करने के बाद से यहाँ के अधिकांश नौकर बहुत खुश हैं और माहौल भी बेहद खुशनुमा है। भले ही यह एक ड्यूक का महल है, लेकिन यहाँ सब कुछ भारी या अत्यधिक आधिकारिक नहीं है। मिस, अगर लेथेल की योजना सफल हो गई तो मुझे लगता है। बस, मिकोनिया ने बूढ़े हाउसकीपर के शब्दों को बीच में रोकते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं समझती हूँ आपको बात करते रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब जब मैं नीलामी केंद्र में व्यापार को जल्दी से जल्दी बहाल करना चाहती हूँ तो मैं अन्य चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहती। बूढ़े बटलर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझ गया। मिकोनिया ने आह भरी, फिर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रत्याशा दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रही है। अल्पविराम। 2 दिन बाद सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए विजिट N0VL/B कोष्टक I कोष्टक कोष्टक N कोष्टक.com पर जाएं। पिछले 2 दिनों में लेथेल की गतिविधियों में कोई खास बदलाव नहीं आया। सुबह में वह इरिटेलिस के साथ मस्ती करते थे, दोपहर में वह साविस की नोटबुक का अध्ययन करने और कुछ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। शाम को उन्होंने अकना के साथ मस्ती की, ऊर्जा स्थान के अंदर विवाह के साथ अभ्यास किया और सिमुलेशन स्पेस में और भी चीजें की। लंबे समय के बाद वह अंततः नए काकाशी की शक्ति का विरोध करने में सक्षम हो गया। लेकिन जब काकाशी ने अपनी असली तकनीक कामुई का इस्तेमाल किया तो लेथेल असफल हो गया। वह काकाशी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल के बारे में सोचने लगा। कामुई एक ब्लैक होल की तरह था जो उसे एक विशेष स्थान में खींचने में सक्षम था। इसके अलावा यदि काकाशी की कामुई काफी मजबूत और तेज है तो वह लेथेल के शरीर के कुछ हिस्से को नष्ट कर सकती है। हालांकि लेथेल जानता है कि काकाशी की शक्ति इतनी ही नहीं है, क्योंकि काकाशी के पास इससे भी अधिक भयानक कौशल है, सुसेनु। लेकिन लेथेल को संतुष्ट करने के लिए ये काफी था। इसके अलावा लेथेल ने एलेक्स की एक प्रति भी बनाई। लेथेल को हैरानी इस बात की थी कि नकली जगह में एलेक्स बहुत कमजोर था। तीसरे राउंड में उसने जो भी एलेक्स का सबसे मजबूत रूप देखा था वह भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। सामान्य दुनिया में एलेक्स दुनिया की इच्छाशक्ति के कारण मजबूत है, लेकिन जब वह इससे अलग हो जाता है तो वह बूचड़खाने में मुर्गे से अलग नहीं होता। हालांकि मुश्किल बात यह है कि उसके आसपास की मदद को खत्म कर दिया जाए या उसे अलग थलग करने के लिए किसी अन्य स्थान पर रखा जाए। पिछले 2 दिनों में इरिटेलिस के साथ मस्ती करने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह 32वें स्तर पर पहुंचने वाला है। बेशक धीमी गति इसलिए थी क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को उसके लिए पचाने के लिए उसे कई दिनों तक सोने नहीं देना चाहता था। 2 दिन बाद अकना को भी लेवल अप के संकेत महसूस हुए। उसे लगा कि वह एक मोबाइल एक्सपी स्टेशन है। लेवल अप करने के लिए लोगों को बस उसके पास आकर कनेक्ट करना होगा। बेशक इसके लिए धन्यवाद, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अकना लगभग 80 के स्तर पर थी। उसने उसे ये भी कहते सुना कि यदि वह 80 के स्तर पर पहुंच गई तो उसकी शक्ति एक बार फिर विकसित हो जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और वह इसे ज्यादा समझ नहीं पाए। मैजिक अकादमी ने उन्हें प्रवेश पत्र भेज दिया है, हालांकि नामांकन के लिए अभी 1 सप्ताह बाकी है। वैसे भी तीसरे दौर की घटना अराजक हो जाने के बाद प्रिंसिपल फार्मिट को अकादमी के अंदर सभी अफवाहों को दूर करना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में लेथेल का जीवन आराम और खुशी से भरा रहा है। हालांकि जहां लेथेल खुश था वहीं एलेक्स अलग था। इस बार एलेक्स के महल में मलीना के शयन कक्ष में जब उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो वह भौचक्की रह गई।
धमाका, धमाका, धमाका। मलिना ने बैठने की कोशिश करते हुए भौहें से कुड़ी। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे हथौड़े से मारा हो। वह उठकर बैठ गई और उसे और भी असहजता महसूस होने लगी क्योंकि दरवाजे पर दस्तक लगातार जारी थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके सिर पर ऐसे प्रहार किया जैसे किसी ने हथौड़े से प्रहार किया हो। वह उठकर बैठ गई और कौन की दस्तक से वह और भी असहज महसूस करने लगी। मेरी मदद करो, ये दर्द कर रहा है। हे, मलिना अचानक चौंक गई जब उसने बाहर किसी अजनबी की आवाज सुनी। वह डर गई और कंबल को कसकर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई, हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मलिना ने याद करने की कोशिश की कि पिछले दिनों क्या हुआ था। इस महल में आने के बाद से ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा सो रही है। हर भोजन के बाद उसे नींद आती है। मलिना को भी अजीब लगा, इसलिए उसने नौकर द्वारा लाया गया कुछ भी नहीं खाया। हालांकि वह अभी भी अजीब नींद से बच नहीं सकती। वह इतना सोती है कि कभी कभी उसके सिर में भ्रम हो जाता है कि सेकुंद एक पुरुष है। ये सही है, उसने देखा कि सेकुंद कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपनी पोशाक उतारी और भयानक तलवार दिखाई और फिर धीरे धीरे उसके शरीर को चाटा। हालांकि मलिना को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था। सेकुंद इतना सुंदर है तो वह एक आदमी कैसे हो सकता है। धमाका, धमाका, मदद करो, मेरी मदद करो। फिर से आवाज गूंजी जिससे मलिना चौंक गई। वह बिस्तर पर बैठ गई और अपने होंठ भींचते हुए इस जगह से भाग जाना चाहती थी। हालांकि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, केवल एक हाथ के आकार का छोटा सा वेंटिलेशन छेद है। ये जगह उसके लिए एक आलीशान जेल की तरह थी। हालांकि एक क्षण बाद वह आवाज फिर से गायब हो गई और वातावरण में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मलिना को सांस लेने में भी मुश्किल हो गई। फिर वह धीरे धीरे कांपते हुए बिस्तर से उठी। मलिना ने अपने स्पेस बैग से एक खंजर निकाला। हालांकि यह कोई उच्च श्रेणी का हथियार नहीं था, कम से कम उस समय तो नहीं, लेकिन उसे अपने हाथ में पकड़कर वह ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोल दिया। कृत। दरवाजा खुलने की आवाज बहुत तेज थी जिसने शांत वातावरण को भंग कर दिया। हाँ, मलिना ने दरवाजे के सामने नौकरानी की लाश पड़ी देखी। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। मलिना कांप उठी और नौकरानी की लाश देखकर डर गई। उसका शरीर बैंगनी फफोलों से भरा था, उनमें से कुछ फट गए थे और खून और हरा बलगम बह रहा था। नौकरानी के शरीर पर भी कई घाव थे, मानो उसे कोई अत्यंत भयानक महामारी हो गई हो। एक सड़ी हुई गंध उठी और मलिना की नाक में प्रवेश कर गई, जिससे उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग बेहोश हो गई। ये 10 सड़ते हुए मरे हुए चूहों की गंध की तरह है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उस बदबू के जरिए एक बेहद भयानक रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। लानत है, लानत है। एलेक्स की आवाज सुनकर मलिना चौंक गई, ऐसा लगा जैसे वह किसी को डांट रहा हो। इस समय उसे बहुत उत्सुकता तो महसूस हुई, लेकिन साथ ही बहुत डर भी लगा। लेकिन उत्सुकता ने डर पर जीत हासिल कर ली। उसने सफेद नाइट गाउन पहना था और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। बहुत जल्दी ही उसने एलेक्स को अत्यंत दयनीय स्थिति में पाया। उसका शरीर पहले वाली नौकरानी के शरीर जैसा ही था, वह बैंगनी रंग के छालों और घावों से ढका हुआ था। उसमें से भयानक दुर्गंध और मछली जैसी गंध आ रही थी और यद्यपि मलिना अब उससे 10 मीटर से अधिक दूरी पर खड़ी थी, फिर भी वह उसे सूंघ सकती थी। हालांकि इस समय एलेक्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पागलों की तरह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। क्यों? मेरे शरीर में क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ है? एलेक्स ने क्रोध में चिल्लाते हुए जो कुछ भी देखा उसे नष्ट कर दिया। एलेक, शांत हो जाओ, कृपया। सेकुंद अब एलेक्स को रोकने की कोशिश करते हुए रो रहा था। मैं इस अजीब बीमारी को ठीक करने का कोई तरीका सोचूंगा। कृपया शांत हो जाओ। लानत है, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? एलेक्स चिल्लाया, जिससे सेकुंद पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से टकरा गया। मेडोस, इधर आओ। एलेक्स ने अब मेडोस के अस्तित्व को नहीं छिपाया। सेकुंद को भी नहीं पता था कि मेडोस कौन है। उसे लगा कि एलेक्स ने अपना नियंत्रण खो दिया है और वह जल्दी से चिल्लाई, एलेक, तुम किसे बुला रहे हो? यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हैं। एलेक्स को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तर्जनी उंगली सेकुंद की तरफ दिखाते हुए कहा, तुम जल्दी से अपना हुड उतारो। मैं। सेकुंद लड़खड़ा गया। दरअसल इस समय उसने एक मोटा लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर हुड लगा हुआ था। सेकुंद ने दांत पीसते हुए धीरे से अपना हुड खोला, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल एलेक्स जैसी स्थिति में दिखाई दिया। तुमने मुझे संक्रमित कर दिया। एलेक्स की उंगली कांप उठी और सेकुंद की ओर इशारा किया। ये सुनकर सेकुंद चौंक गया और बोला, मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ जबकि मैं कई वर्षों से गहरी नींद सो रहा हूँ? क्यों? हम इस अजीब बीमारी से क्यों संक्रमित हैं? ये किस तरह की बीमारी है? एलेक्स चिल्लाया। सेकुंद कांप उठा। बेशक वह जानता था कि यह क्या बीमारी है और वह ये भी सोचकर उलझन में था कि उसे और एलेक्स को भी यह बीमारी क्यों हुई। आसपास के नौकरों ने उसे या एलेक्स को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी वे संक्रमित हो गए। इससे ये बीमारी सेकुंद के लिए और भी रहस्यमय हो गई। इसके अलावा इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है। सेकुंद ने तो ये भी अनुमान लगाया कि सोने से पहले ही उसे संक्रमण हो गया था, लेकिन एलेक्स का क्या? अगर एलेक्स को सेकुंद ने संक्रमित किया था तो वह कुछ ही दिनों में बीमार क्यों हो गया? इसके अलावा अन्य नौकर भी संक्रमित हो गए और 2 दिनों के भीतर मर गए। बीमारी और मृत्यु का समय बहुत तेज है। व्यक्ति जितना कमजोर होगा, मृत्यु का समय उतना ही तेज होगा। सेकुंद को भी नहीं पता था कि यह बीमारी कहां से आई है। उसे तो यहां तक लगा कि यह किसी तरह का जादू है। सेकुंद को चुप देखकर एलेक्स इतना क्रोधित हुआ कि वह उसे 100 टुकड़ों में फाड़ डालना चाहता था। एलेक, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। अचानक मेडोस की आवाज गूंजी, जिसने एलेक्स के शब्दों को बाधित कर दिया। बेशक मेडोस एलेक्स के साथ संवाद करने के लिए केवल अपने विचारों का उपयोग करता है, वास्तव में सबके सामने प्रकट नहीं होता है। क्या? एलेक्स गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा समय क्यों खत्म हो रहा है? नए अपडेट के लिए विजिट करें। तुम्हें एक भयंकर बीमारी हो गई है जिसका कोई भी दवा इलाज नहीं कर सकती। ये एक मुरझाए हुए फूल की बीमारी है जो वेश्याओं की बीमारी है। क्या बकवास है? मुझे ये बीमारी क्यों है? एलेक्स चौंक गया और उसने मेडोस से घबराहट में पूछा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में एलेक्स एक मोटा आदमी था जो अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, फिर भी वह इतना समझदार था कि उसे यह समझ में आ गया कि यह बीमारी क्या है। ऐसी कुछ ही बीमारियां हैं जिनसे वेश्याएं प्रायः पीड़ित रहती हैं और निस्संदेह सबसे भयानक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है वह है HIV एड्स। जब वह पृथ्वी पर जीवित था तो इस बीमारी से संक्रमित लोगों को मौत की सजा मिल गई थी। वे केवल मौत के करीब आने का इंतजार कर सकते थे।
धमाका। अचानक बाहर से एक कांच की गेंद उड़ी, खिड़की का कांच तोड़ दिया और अंदर घुस गई, फिर एलेक्स के पैरों पर लुढ़क गई जैसे किसी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया हो। एलेक्स चौंक गया और उसने अपना सिर नीचे करके अपने पैरों के नीचे कांच की गेंद को देखा। बिना जादू डाले ही उस क्रिस्टल बॉल में अंदर के दृश्य दिखने लगे। क्या? एलेक्स चिल्लाया, उसका चेहरा, जो पहले से ही बहुत घिनौना था, अब पीला पड़ गया था, जिससे अन्य लोगों को उबकाई आ रही थी। कांच की गेंद में सिकुंत द्वारा एलेक्स के साथ कृत्य करने का दृश्य प्रदर्शित किया गया था। बेशक ये वह छवि थी जिसमें एलेक्स चुपचाप लेटा हुआ था जबकि सिकुंत अपनी विशाल तलवार से एलेक्स पर लगातार घूंसा मार रहा था। एलेक्स की डेजी से लगातार खून बह रहा था लेकिन सिकुंत नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जितना ज्यादा एलेक्स का खून बह रहा था, सिकुंत उतना ही ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। तुम है। एलेक्स खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने तुरंत उल्टी कर दी। उसकी उल्टी में खून और बहुत सारा बैंगनी तरल पदार्थ मिला हुआ था जिसकी गंध बहुत खराब थी। लानत है, तुम एक आदमी हो। सिकुंत ने अपने दांत पीस लिए। उसे पता था कि वह अब इसे और नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सिर हिलाया। ये सही है, मैं एक आदमी हूँ। लेकिन धमाका। उफ। इससे पहले कि सिकुंत कुछ समझा पाता, एलेक्स उसके सामने आ गया, उसने अपना पैर घुमाया और उसके पेट पर लात मार दी। वार इतना जोरदार था कि सिकुंत को लगा जैसे उसका पेट फट जाएगा। सिकुंत कांप उठा और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, वह खड़ा नहीं हो सका। हालांकि एलेक्स संक्रमित है, फिर भी उसकी शक्ति अभी भी बेहद भयानक है। कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक आदमी हो, हा 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 हा। एलेक्स मानो एक पागल व्यक्ति में तब्दील हो गया हो, पागलों की तरह हंसा, मुझे उम्मीद नहीं थी। एक दिन मुझे एक महिला के रूप में प्रच्छन्न एक कमीने द्वारा चाकू मार दिया जाएगा। वह चिल्लाया, उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी, उसकी चीख में दर्द, निराशा, भ्रम, पागलपन, क्रोध, सब कुछ था। मलिना, जो दूर खड़ी थी, उसे भी डर लगा, वह एलेक्स को देखने से बचने के लिए जल्दी से कोने में छिप गई। वह काफी दूर खड़ी थी, इसलिए वह कांच की गेंद पर बनी छवियों को नहीं देख पाए। हालांकि एलेक्स की बात सुनकर उसे भी एहसास हुआ कि क्या हुआ था। इस समय मलिना अचानक कांप उठी, उसे अपना देखा हुआ सपना याद आ गया। नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। सिकुंत वास्तव में एक आदमी है, उसने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया। मलिना कांप उठी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एलेक, सिकुंत ने अब कमजोरी से कहा, उसके मुंह और नाक से बहुत सारा खून बह रहा था। भले ही मैं एक आदमी हूं, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं। उफ़, तुम कुत्ते हो, एलेक्स ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। उसने अपना पैर घुमाया और सिकुंत के पेट पर फिर से लात मारी। लानत है, तुम्हारी वजह से मुझे ये बीमारी हुई। धमाका। मुझे पुरुष पसंद नहीं, तुम समलैंगिक आदमी हो। धमाका। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम जानवर हो। धमाका। उसने लगातार सिकुंत के पेट पर लात मारी जब तक कि सिकुंत बेहोश नहीं हो गया। एलेक्स हौंफने लगा, दांत पीसने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मास्टर मेडोस, कृपया मुझे बचाओ, मैं। मेडोस ने आह भरते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये बीमारी प्राचीन काल से ही प्रकट होती रही है, हालांकि जब मैं मर गया तब भी इसका कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा आपको जो रोगाणु हुआ है वह सामान्य रोगाणु से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। सामान्यतः रोग प्रकट होने में काफी समय लगता है, लेकिन रोगजन के लक्षण दिखने में 3 दिन से भी कम समय लगा है। इसके अलावा इसके फैलने की क्षमता भी बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति आपके पास खड़ा होकर आपके पसीने, लार या खून को छू लेगा तो वह संक्रमित हो जाएगा। अगर वे आपकी सांस को बहुत ज्यादा अंदर भी ले लें तो वे बीमार हो सकते हैं। नौकर कभी आपके संपर्क में नहीं आए, उन्होंने बस आपकी सांस अंदर ली और संक्रमित हो गए। हालांकि वे इतने कमजोर हैं कि उन्हें एक दिन में ही बीमार होकर मर जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि जिस रोगाणु से आप संक्रमित हैं वह बहुत विशेष है, बहुत भयानक है। मैंने इतनी भयानक बीमारी कभी नहीं देखी। मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, एलेक्स चिल्लाया, मैं इलाज जानना चाहता हूँ, क्या तुम समझे? मेडोस ने आह भरते हुए कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर एलेक्स जमीन पर बैठ गया, उसका शरीर जोर से कांप रहा था। मेडोस का जवाब सुनकर वह निराशा के गहरे गड्ढे में गिरता हुआ प्रतीत हुआ। असंभव, मैं मुख्य पात्र हूँ, मैं मुख्य पुरुष हूँ, मैं इस भयानक बीमारी से संक्रमित क्यों हूँ? नहीं। एलेक्स ने अपना सिर पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाया। मेडोस ने आगे कहा, हालांकि इस बीमारी के विकास को रोकने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। क्या तुम सच कह रहे हो? वह ब्लैक रोज फ्लेम है। मेडोस ने समझाया, यह एक सार ज्वाला है जो जहर की ओर झुकी हुई है। आप इसके जहर का उपयोग बीमारी के विकास की क्षमता को रोकने के लिए कर सकते हैं। हालांकि तुम्हें भयंकर दर्द सहना पड़ेगा। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि तुम पागल हो जाओगे। एलेक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वह गुस्से में था, बहुत गुस्से में। वह इतना गुस्से में था कि उसके चेहरे पर छाले फूट गए और खून और बैंगनी बलगम बहने लगा। क्यों, मेडोस, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी एक तरीका लेकर आया हूँ। जब ये रोगजन पहली बार सामने आया था तब आपने इसे क्यों नहीं रोका? एलेक्स चिल्लाया, आप जानते हैं कि सिकुंत एक आदमी है ना? आप जानते हैं कि वह मुझ तक रोग फैलाने के लिए अपने साथ ले आता है ना? मेडोस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, बेशक उसने सब कुछ देखा था। वह ये भी जानता था कि उस समय जिस सिकुंत ने रोगाणु वाले खून वाली कांच की शीशी का इस्तेमाल किया था वह असली सिकुंत नहीं था। हालांकि वह चुप रहना चाहता था क्योंकि वह थका हुआ था। वह वास्तव में इस युवक को फेंक देना चाहता था, हालांकि उसने इस युवक को चुना, भाग्य का धागा जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा। इसलिए एलेक्स को पूरी तरह से त्यागने के लिए मेडोस को चुप रहना पड़ा और एलेक्स को धीरे धीरे मौत की ओर जाने देना पड़ा। यहाँ तक कि मेडोस भी अनुमान लगा सकता था कि ये चीजें लेथेल द्वारा व्यवस्थित लगती थीं। यद्यपि उनके पास कोई सबूत नहीं था, परंतु उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि इनमें से 90% चीजें लेथेल की करतूत थीं। मेडोस को पछतावा होने लगा। वह ये भी साफ तौर पर देख सकता था कि लेथेल अपने व्यक्तित्व से लेकर अपनी क्षमता और प्रतिभा तक एलेक्स से कई गुना बेहतर था। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मेडोस ने आह भरते हुए कहा, उस समय मेरे पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी, नहीं मैं इसे होने से रोक सकता था। हा 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 हा। एलेक्स ने हाथ बढ़ाकर अपने गले में पहना हुआ पेंडेंट पकड़ लिया। मेडोस डर कर चिल्लाया, एलेक, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम
मेडोस, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गुरु कहता हूँ। एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा, उसका चेहरा पहले से ही बहुत घिनौना था, अब ये और भी अधिक क्रूर हो गया, जैसे नरक से आया कोई शैतान। हालांकि जब से तुम मेरे साथ हो, तुमने मुझे थोड़ी बहुत बुनियादी जानकारी के अलावा कभी भी किसी बड़ी चीज में मदद नहीं की। मैंने तुम्हें स्वर्गीय ड्रैगन का उत्तराधिकारी बनने में मदद की है। मेडोस ने जल्दी से समझाया, मेरी मदद से तुम चुप रहो। अब जब मैं इस भयानक बीमारी से संक्रमित हो गया हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी उन चीजों की परवाह करता हूं? मेडोस, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे तुम्हें घसीटना ही होगा, बेशक, हा हा हा। मैं उस कमीने को भी घसीटूंगा। लेथेल, हा 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 हा। अचानक मेडोस जोर से हंसा, जिससे एलेक्स की भौहें तंग गईं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। मेडोस ने तिरस्कारपूर्वक कहा, एलेक, अगर तुम सोचते हो कि मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए पेंडेंट पर निर्भर करता है, तो तुम बहुत भोले हो। क्या? एलेक्स चौंक गया, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुमने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मैं इसे न तोड़ूं, है ना? हा 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 हा। मेडोस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मरना, दरार, टकराना। एलेक्स ने वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के मेडोस की आत्मा वाले पेंडेंट को कुचल दिया। यह अनगिनत टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि कुछ और भी अजीब हुआ। हार के अंदर से तुरंत ही सफेद धुएं की एक धारा निकली, जो धीरे धीरे एक बुरे आदमी के ऊपरी शरीर में समा गई। यह मेडोस था। उसने एलेक्स की ओर देखा और हंसा, हा 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 हा। आपकी मूर्खता के लिए धन्यवाद एलेक्स, वास्तव में धन्यवाद। हा 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 हा। आपके धन्यवाद से मैं आजाद हो सकता हूँ। हा 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 हा। अब से तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अलविदा, मुझे उम्मीद है कि तुम सबसे दयनीय और दर्दनाक तरीके से मर सकोगे। हा 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 हा। मेडोस धीरे धीरे एलेक्स के सामने से गायब हो गया। एलेक्स ने अपना मुंह खोला, उसने कभी नहीं सोचा था कि मेडोस उस पेंडेंट के बिना जीवित रह सकता है। वह हमेशा यही सोचता था कि वह ही मेडोस को नियंत्रित कर रहा है। जब तक वह मेडोस को धमकाने के लिए उस पेंडेंट का इस्तेमाल करता रहेगा, मेडोस उसकी इच्छा का पालन करेगा। हालांकि वह वास्तव में गलत था। उसके कार्यों ने सीधे तौर पर उसे एक महान सहारा, एक ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से खो दिया जो उसे मौत से बचने में मदद कर सकता था। एलेक्स को अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वह आत्महत्या करना चाहता था। वह मूलतः मुख्य पात्र था, इस संसार की इच्छा से चुना गया एक व्यक्ति जो बाद में इस संसार के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति बन गया। उसका जीवन आनंद और सुंदरता से भरा होना चाहिए था, उसके पिछले जीवन के विपरीत, जो बहुत भयानक था, क्योंकि वह मरने तक केवल अपने कमरे में ही छिप सकता था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। एक खूबसूरत औरत। आखिर खूबसूरत औरत क्या होती है? यह एक आदमी था जो औरत के वेश में था, लेकिन जिस बात ने उसे और भी क्रोधित किया वह ये थी कि वह कमीना एक सामान्य औरत से कई गुना ज्यादा सुंदर था। और सबसे खास बात यह कि कमीने की तलवार उसकी तलवार से बड़ी थी। एलेक्स क्रोधित और हताश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलेक्स चिल्लाया, उसकी चीख निराशा से भरी हुई थी, जैसे कोई खूंखार जानवर जाल पर पैर रख रहा हो और मरने से पहले अपनी आखिरी दहाड़ लगा रहा हो। नहीं, मैं मर नहीं सकता, कम से कम मुझे उस कमीने लेथेल को अपने साथ घसीटना होगा। ये सही है, अगर मैं ये बीमारी उसे दे दूं तो वह निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा पीड़ित होगा। हा 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 हा। दरार, कौन? एलेक्स ने दूर से एक जोरदार आवाज सुनी और अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। मलिना को इस बात का इतना पछतावा हुआ कि वह आत्महत्या करना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक कदम पीछे हटने से वह दालान के कोने में रेकोलेट पुष्प को छू लेगी। उसके पास पछताने का समय नहीं था। एक पल में मलिना ने राजा का फैसला कर लिया। हालांकि उस समय वह पूरी नाइट गाउन पहने हुए थे, जिसके कारण उनके शरीर के कई अंग दिख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ये शर्म और मौत के बीच का चुनाव था। बेशक मलिना ने भागना चुना। अगर कोई उसे देख भी लेता है तो उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी होती है, कम से कम वह अभी भी जीवित रह सकती थी। उसने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मलिना जल्दी से पीड़ितों के मोड़ से गुजरी और महल का मुख्य द्वार देखा। वह बहुत थक गई थी, लेकिन वह भागती रही। धमाका। मलिना ने दरवाजा खोला, महल से बाहर निकली और आगे की मंजिलों और लोगों से भरी सड़क की ओर भागी। मलिना। एलेक्स की आवाज मलिना केबल में गूंजी, जिससे वह चौंक गई। छालों और घावों से भरे एक बड़े हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। मलिना डर से चिल्लाई, मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। वह चिल्लाई, लेकिन एलेक्स ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया और उसके नाइटगाउन को तोड़ दिया। हा हा हा, तुम एक औरत हो, तुम निश्चित रूप से एक औरत हो। एलेक्स ने नाइट गैस के पीछे छिपी गोरी त्वचा और दो मुलायम पहाड़ों को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। हा 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 हा, कम से कम मरने से पहले मुझे आपके साथ खेलने का मौका तो मिलेगा। एलेक्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो अब लाल नहीं थी बल्कि अत्यंत मूंग सफेद और बैंगनी रंग में बदली थी। मलिना इतना डर गई कि वह कांपने लगी, उसके आंसू दो छोटी धाराओं की तरह बह निकले। मदद करो, मलिना चिल्लाई। धमाका। एलेक्स ने अपना दहिना हाथ घुमाकर उसके चेहरे पर मुक्का मारा। यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि उसका जबड़ा एक तरफ खिसक गया। धमाका। उसने एक और मुक्का मारा, उसके चुटकुले से गहरी आग निकल रही थी। जिस क्षण एलेक्स की मुट्ठी मलिना के चेहरे को छूने वाली थी, एक तलवार अचानक एलेक्स की ओर बढ़ गई। हालांकि एलेक्स घबराया हुआ था, फिर भी उसने खतरे को महसूस किया और तुरंत पीछे कूद गया। वुश, हवा की आवाज गूंज उठी, क्योंकि अजीब काली ब्लेड एलेक्स के चेहरे से 1 सेमी से भी कम दूरी पर थी। हालांकि इस छोटे से पल में उसके नायक की आभा फूट पड़ी। उसने तुरंत अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लिया, जिससे ब्लेड उसके चेहरे पर लग गया। एलेक्स ने 5 कदम पीछे हटकर अपने शरीर को स्थिर कर लिया और किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह बहुत परिचित था। हैरिस, क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो? एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा। हैरिस अब अपने मोटे हाथ में एक काली तलवार और बाएं हाथ में एक काली पुस्तक पकड़े हुए था। वह उलझन और आश्चर्य से एलेक्स को देख रहा था। दरअसल आज वह एलेक्स से सहायता लेना चाहती थी और लेथल को हल्का कोई रास्ता खोजना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वह इस स्थान पर पहुंचा, उसे खून की गंध आई और कई दिनों से मरे हुए सैकड़ों चूहे जैसी बदबू उसकी नाक में घुस गई। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हैरिस ने देखा कि एलेक्स एक गरीब लड़की का बलात्कार करने की तैयारी कर रहा है। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी भी घुमाई और लड़की के चेहरे पर बहुत ही हिंसक तरीके से मुक्का मारा। वह बैठ गया और महसूस किया कि उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थीं। उसके मुंह, नाक और कान से खून छोटी छोटी धाराओं की तरह बह रहा था। हैरिस ने भौहें सिकोड़ी, अपनी जेब से दवा की एक बोतल निकाली और मलिना के मुंह में ठूंस दी। उसने गोली मुंह में ही निगल ली, थोड़ा आराम महसूस किया और फिर
बेहोश हो गई। हैरिस खड़ा हुआ और एलेक्स की ओर देखने लगा। जब हैरिस ने एक अजीबोगरीब चीज देखी तो वह चौंक गया। हैरिस कुछ कहने ही वाला था कि एलेक्स अचानक क्रूरता से मुस्कुराया। वह शिकारी भेड़िए की तरह हैरिस की ओर झपटा। हैरिस पर प्रहार करते समय उसके हाथ काली लपटों से भर गए। हैरिस कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। मेलिन द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद वह अब तीसरे दौर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों का ध्यान उन पर चला गया। हालांकि एलेक्स एक पागल आदमी की तरह था, उसे हैरिस के किसी भी हमले की परवाह नहीं थी। एलेक्स चाहता था कि वह अपना खून हैरिस पर छिड़क दे। बेशक हैरिस को एलेक्स के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि लड़ाई के दौरान हैरिस ने भी कुछ अजीब बात नोटिस की। अच्छा नहीं, हैरिस ने मन ही मन डांटा, लगता है इस कमीने को कोई बीमारी हो गई है, वह मुझे संक्रमित करना चाहता है। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। वह एलेक्स जैसे हताश व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता था। एलेक्स का शरीर अब घावों से भर गया था। घाव से बहता खून उसके शरीर पर पड़े छालों से निकले मवाद के साथ मिलकर सड़े हुए अंडों जैसी बेहद भयानक बदबू फैला रहा था। हैरिस के पीछे हटने के बाद भी एलेक्स ने हार नहीं मानी, उसने लगातार हैरिस पर खून की बौछार की। हालांकि हैरिस को एलेक्स के इरादे पता थे, इसलिए उसने सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की, बल्कि बस भाग गया। एलेक्स हैरिस के पीछे पीछे चल रहा था। एलेक्स के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक पागलपन भरी हो गई। कुछ ही देर बाद एलेक्स को लगा कि उसकी सांसें अचानक अस्त व्यस्त हो गई हैं और रुक गई हैं। ये देखकर कि हैरिस पूरी तरह से चला गया है, उसने आगे पीछा नहीं किया क्योंकि वह अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। उसका खून हैरिस के शरीर पर था, जो हैरिस को संक्रमित करने के लिए पर्याप्त था। उससे मिलो। अचानक सुरक्षा गार्डों की एक टीम ने एलेक्स को घेर लिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढकने वाले कवच पहने हुए थे और हर एक के हाथ में एक बड़ी ढाल और एक लंबा भाला था। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए, उसका इरादा अपने खून से सभी को संक्रमित करने का था। हालांकि सुरक्षा गार्डों को उसके इरादे पहले से पता थे, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक लिया। यहाँ तक कि उन्होंने उससे दूरी बनाए रखने के लिए लंबे भालों, धनुषों और तलवारों का भी इस्तेमाल किया। दूरी पर लौरा एक घर की छत पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, ऐसा लगता है लेथेल ने कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज बनाई है। मेरा आदमी सचमुच एक बहुत ही खास व्यक्ति है। आप उसकी योजनाओं का अनुमान लगाने के लिए साधारण सोच का उपयोग नहीं कर सकते। कप्तान, अचानक सुरक्षा दल का एक जादूगर लौरा के पास आया, अपना सिर झुकाया और पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर लौरा मुस्कुराई और बोली, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे घेर लो और थोड़ा समय लो। किस चीज का समय? उसके मरने का इंतजार करना। ये सुनकर जादूगर को अजीब लगा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। उसे बस लौरा के आदेश का पालन करना था। एलेक्स ने अपने दांत पीस के लिए उसे बहुत असहजता महसूस हो रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती फटने वाली है क्योंकि वह सांस नहीं ले रहा था। उसकी त्वचा में इतनी खुजली होने लगी कि उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर पर हजारों चिंटियां रेंग रही हों। एलेक्स को अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो वह उसे मार डालने वाला हो। उसे अचानक याद आया कि मेडोस ने क्या कहा था, ब्लैक रोज फ्लेम्स इस बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकता है। एलेक्स ने तुरंत ही अपने पूरे शरीर पर काली आग लगा ली। एक तरह की गर्म अनुभूति, जैसे कि वह शमशान में हो, उसके मस्तिष्क को उत्तेजित कर रही थी। हालांकि यह एहसास दर्दनाक एहसास से कहीं अधिक सुखद था। एलेक्स को लगा कि उसका दर्द कम हो गया है और वह जोर से मुस्कुराया, अगर तुम मेरे करीब आने की हिम्मत करोगी तो मैं। आप क्या करेंगे, एलेक्स? अचानक एक आवाज गूंजी जो एलेक्स को चौंका दिया। उसने दूर की ओर देखा, जहां हर कोई जल्दी से दूर चला गया, जिससे एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी जिससे एलेक्स बहुत परिचित था। उसने उस तरफ देखा, भौहें सिकोड़ी। अगर वह व्यक्ति जलकर राख भी हो जाए तो वह भी उसे पहचान लेगा। लेथेल एलेक्स की ओर चला, जबकि एकना 4 अन्य नौकरानियों के साथ उसके पीछे चली। ये सभी दासियां बहुत शक्तिशाली थीं और इन्हें लेथेल ने अपनी सुरक्षा के लिए लाया था, जबकि अन्य नौकरानियां आसपास छिपी हुई थीं ताकि एलेक्स को बाहर से मदद मिल सके। बेशक लौरा भी यहाँ थी, जिससे उसे अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। हैरिस को एलेक्स ने भगा दिया और एलेक्स को यहाँ लेथेल द्वारा तैयार किए गए विशाल जाल के साथ अकेला छोड़ दिया। अचानक जब एलेक्स ने लेथेल की ओर देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों सोच रहा था कि वह लेथेल की हथेली में है। वह दांत पीसते हुए चिल्लाया, लाथेल, मेरी बीमारी तुम्हारे कारण हुई है ना? लेथेल ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और घृणा से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मूर्ख हो? कौन सी बीमारी? मैं देख सकता हूँ, क्या तुम संक्रमित हो? ये तो डरावना है, तुम्हें क्या हुआ है? एलेक्स इतना गुस्से में था कि वह मुंह से खून थूकना चाहता था। इस समय वह 100% निश्चित था कि लेथेल ही उसकी बीमारी का कारण था। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था या वह नहीं जानता था कि लेथेल ने उसे कैसे संक्रमित किया था, फिर भी उसने अपने अंतर्ज्ञान और अनुमान लगाने की क्षमता पर भरोसा किया। मुझे अनुमान लगाने दो। लेथेल ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, मुस्कुराई और कहा, तुम एक आदमी के साथ सोई थी, इसलिए तुम्हें विल्टेड फ्लावर बीमारी हो गई। अब जब बीमारी फैल गई है तो तुम सभी को संक्रमित करना चाहती हो, है ना? आसपास के लोग ये सुनकर कांप उठे और तुरंत पीछे हट गए तथा एलेक्स को घृणा से देखने लगे। तुम झूठ बोल रहे हो, एलेक्स ने गुस्से से कहा। हालांकि लेथेल सही था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि वह इसे स्वीकार कर ले। स्नैप! लेथेल ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अनगिनत कांच की गेंदें प्रकट होकर हवा में तैरने लगीं। ये दृश्य देखकर एलेक्स इतना डर गया कि वह कांप उठा। हालांकि वह मरने वाला था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह बात किसी को पता चले। रुको, एलेक्स चिल्लाया, अच्छा, मैं आपकी बात सुनूंगा और आगे बोलूंगा। एलेक्स, अभी क्रिस्टल बॉलर्स ने दिखाया कि सेकुंथ और एलेक्स के बीच क्या हुआ था। बेशक ये तस्वीरें वैसी ही थी जैसी एलेक्स ने कांच की गेंद में देखी थी जिसे किसी ने गलती से महल के अंदर फेंक दिया था। क्या मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे पुरुष हैं जो पुरुषों के साथ सोते हैं? जैसा कि अपेक्षित था, यदि हम लंबे समय तक जीवित रहें तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। हे भगवान, हालांकि वह लड़की बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन वह एक पुरुष है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उसकी तलवार मुझे आत्मचेतना का एहसास कराती है। हाय, ये बहुत घिनौना है। छुरा घोंपना, इतना कि खून की धार बह रही है और फिर भी जारी है। ये दोनों बहुत विकृत हैं। नहीं, रुको, मेरी आंखें। भले ही मैं पवित्र जल का उपयोग करूं, मैं अब अपनी आंखें साफ नहीं कर सकता। बेशक क्रिस्टल बॉल में जो छवि आसपास के लोग देख सकते थे वह केवल एक छोटा सा हिस्सा था और लेथेल हर किसी की आंखों को गंदा नहीं करना चाहता था।
लेथिल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उफ, इससे पहले कि एलेक्स अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुंह में खून थूक दिया। हालांकि वह अचानक जोश से मुस्कुराया। एलेक्स ने अपने हाथ से उस खून को पकड़ा जो उसने अभी अभी थूका था और उसे चारों ओर विकसित किया। सुरक्षा गार्डों ने ये देखा और डर के मारे पीछे हट गए। एलेक्स ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अत्यंत भयानक गति से लेथल की ओर दौड़ लगाई। लेथिल ने ये सब देखकर भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि एलेक्स वास्तव में मुख्य पात्र है। जब तक मुख्य पात्र के रूप में उसकी पहचान गायब नहीं हो जाती, तब तक उसे पलटवार किया जा सकता है। तथापि इस समय लेथल के चारों ओर खड़ी 4 नौकरानियां भी एलेक्स की ओर दौड़ीं। ये देखकर एलेक्स की मुस्कान भी भड़क उठी। हा 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 हा, तुम पागल हो, मैं इस कीटाणु को नहीं रखना चाहता, तुम लोग भी इसका थोड़ा मजाक ले सकते हो। उसने पलटकर उन नौकरानियों पर अपना खून छिड़क दिया। हालांकि वे बिल्कुल भी डरी नहीं, क्योंकि उन्होंने खून को अपने शरीर पर प्रकट कर दिया। हर एक व्यक्ति ने एक चेन पकड़ी और तुरंत एलेक्स पर फेंक दिया। चेन सांप की तरह थी, जो एलेक्स के शरीर के चारों ओर माथे गई और उसे ऊपर बांध दिया। एलेक्स दर्द से कराह उठा। हालांकि वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए और कहा, हा 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 हा, मेरा खून उन महिलाओं के शरीर से चिपक गया है। तुम्हें मेरी बीमारी लग गई है, तुम भी मेरे साथ मरोगे। जब आसपास के नौकरानियों ने यह सुना तो उनके चेहरे शांत रहे। कुछ ने तो एलेक्स को तिरस्कारपूर्वक देखकर मुस्कुरा भी दिया। एलेक्स क्रोधित हुआ। हाँ, असफल लोग, जब ये बीमारी फैलेगी तो उसे दर्द और निराशा महसूस होगी। ऐसी कोई विधि या दवा नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सके। आप केवल मौत का इंतजार कर सकते हैं। हा 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 हा, आप सही कह रहे हैं। तब लेथिल ने कहा, इस बीमारी की मृत्यु दर वास्तव में लगभग 100% है। हालांकि लेथिल ने तुरंत एलेक्स की बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से अपनी छोटी उंगली के आकार की एक छोटी कांच की बोतल निकाली। उस कांच की बोतल के अंदर थोड़ा खून था। हालांकि अंदर का खून किसी जादुई तरल पदार्थ की तरह था जो आनंद लाल रोशनी बिखेर रहा था। हालांकि हमारे पास एक वैक्सीन है, और अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उस बीमारी का इलाज है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एलेक्स को गुस्सा आया, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वह कांप उठी और उसने अपनी उंगली लेठे की तरफ थी। उसके चेहरे पर अविश्वास से भरी हुई थी। तुमने अभी कहा, यह एक अविश्वास है। लगभग वही, लेथिल ने कंधे उचकाकर कहा। एलेक्स की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्रोध और भ्रम से पागलपन और दुर्भाग्य में बदल गई। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। तुम भी मेरी तरह ही हो। भी, एलेक्स पृथ्वी शब्द कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। अंत में उसने अपना वाक्य बदला, तुम भी वहीं से आते हो, है ना? लेथिल ने अचानक आह भरी। एलेक्जेंडर, आखिरी क्षण में तुम फिर से होशियार हो गए। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। हालांकि आपको इसका उत्तर कभी नहीं मिलता। यदि लेथिल ने उत्तर नहीं दिया तो भी एलेक्स अनुमान लगाया जा सकता था कि लेथिल भी पृथ्वी से ही है। इस बार एलेक्स दर्द से हंसा। हा 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 हा, भगवान, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ? इस दुनिया को केवल एक मुख्य पात्र की आवश्यकता है, जो मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति क्यों प्रकट हुआ? लेथिल ने एलेक्स की चीख सुनी और तुरंत समझ गया कि एलेक्स ने कुछ गलत समझ लिया है। ऐसा लगता है कि एलेक्स सोचता है कि अगर मैं पृथ्वी से हूँ तो मैं यहाँ भी एक मुख्य पात्र हूँ। वह नहीं जानता कि मैं सिर्फ एक सहायक पात्र हूँ और इस दुनिया में कई अन्य पुरुष नायक भी हैं। हालांकि यह अच्छी बात है। एलेक्स एक पल के लिए हंसा, फिर अपने दांत पीस के लिए। उसका चेहरा उग्र हो गया जैसे ही उसने सीधे लेथल को देखा। नहीं, मैं मुख्य पात्र हूँ, मैं ही निश्चित रूप से इस दुनिया का स्वामी बनूंगा। अरे, जैसे ही एलेक्स ने लेथिल को मारने के बारे में सोचा, उसके सिर में इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गई। लेथिल ने यह देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है अर्ल बोर्बन का ऋण आपके पास स्थानांतरित करने का काम पूरा हो गया है। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कर्ज में। एलेक्स ने अपने दांतों को टुकड़ों में बांटकर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों ने उसे अभी भी बांध कर रखा था। ये सही है, सिकुत के विकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्ल बोर्बन ने कई लोगों से उधार लिया था। लेथल ने पराजित किया। हालांकि जब आपने अर्ल ऑफ बोर्बन का पद संभाला तो इसका मतलब ये भी था कि आपको उसका कर्ज भी उठाना पड़ा। लेकिन जब मैंने तीसरे राउंड में तुम्हारा सामना किया था तो मैंने तुम्हारे साथ हुए अनुबंध को रद्द कर दिया था। क्या ऐसा लगता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास मुझे मारने का मौका है? नहीं, तुम गुंडे हो, तुम बहुत भोले हो। बोर्बन के ऋण अनुबंध के अनुसार वह उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि उसने ऋण लिया है। जब आपको बोर्बन का शीर्षक मिला तो मैंने उसका ऋण थोड़े दाम पर वापस खरीद लिया। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने बोर्बन को कर्ज दिया था उन्होंने मुझे कर्ज बेचने के लिए पूरा अनुबंध कर लिया है। इसलिए एलेक्स, तुम हार गए। ये सुनकर एलेक्स ने अपने दांत इतने जोर से पीस के लिए कि वह अपना दांत चबाना चाहता था। वह क्रोध के कारण लेथल को मार डालना चाहती थी, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। यद्यपि लेथिल वहीं खड़ा था, एलेक्स ने अपने सामने एक विशाल पर्वत खड़ा देखा। असल में लेथिल सिस्टम की सीमाओं की जांच कर रहा था। वह इतनी दूर चली गई थी, लेकिन सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दिखाई, जिससे उसे अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम नया अध्याय जोड़ रहा है, इसलिए यह अस्थायी रूप से बंद है? NOVL.com पर शीर्ष नॉवल अपडेट। लेथिल ने अपने मन में इस विषय में सोचा। हालांकि वह अभी भी धीरे धीरे एलेक्स को मौत के मुंह पर धकेलना चाहती थी। योजना में कोई खामी नहीं थी। अगर वह इस बार असफल हो गया तो वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि बीमारी को मारने में उसकी मदद करे। एलेक्स भी इस समय निराश महसूस कर रहा था। मेडोस ने उसे छोड़ दिया था और लिलिथ ने उसकी रक्षा नहीं की। वह खुद एक बहुत ही भयानक बीमारी है। अगर वह बच भी जाए तो भी वह धीरे धीरे मर जाएगी क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा बोर्बन के ऋण अनुबंध के कारण एलेक्स थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सकता। निराशा के अलावा एलेक्स को यह पता नहीं था कि क्या करना है। अचानक एलेक्स खड़ा हो गया, फिर लेथल के सामने पैरों के बल बैठ गया और झुक गया। उसने कांपते हुए अपना सिर जमीन पर झुकाया और कहा, माफ करना, कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे वह दे दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुत्ता बन जाऊं तो कोई बात नहीं। कृपया। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रहा हो, जिससे लेथल का माथा ठनका। इस समय लेथिल के दिल में दया नहीं थी। इसके विपरीत उसका दिल सारा द्वेष से भरा हुआ था। उसने सोचा कि एलेक्स एक बार फिर उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालेगा और भले ही उसकी मौत हो जाए, वह अपने सामने घुटने नहीं टेकेगा।
हालांकि लेथेल गलत था। एलेक्स सच में काम करता है। अंत में वह फिर भी लेथल के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई, कुत्ते की तरह लेथल की दया की भीख मांगने लगा। नहीं, कुत्ते में तो वफादारी का गुण होता ही है, लेकिन एलेक्स, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वह तो कुत्तों से भी बुरा है। इस बार लेथेल ने भौहें सिकोड़ने और कुछ कहना चाहा कि अचानक एक छाया दिखाई दी जो एलेक्स के चेहरे को ढक लिया। उस व्यक्ति ने कपड़े में लपक ली एक छड़ी जैसी कोई चीज पकड़ी हुई थी। रोलेन, लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी आया था। रोलेन ने कपड़ा हटाया तो 2 लकड़ियां दिखीं, लेकिन उसने जल्दी से उन 2 लकड़ियों को एक साथ लगभग 2 मीटर लंबी एक लकड़ी बना दी। रोलेन ने लेथेल की ओर देखा, उसके चेहरे पर शर्म और दर्द साफ झलक रहा था। माफ कीजिए, यंग मास्टर, मुझे एलेक्स को भड़काना है। क्यों? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्योंकि ये संगठन का आदेश है। लेथेल ने जब ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। उसने पहले ही अनेक परिदृश्यों का अध्ययन लिया था जहां किसी ने एलेक्स को खोजा था। दानव राजा, रोलेन, लिलिथ, यहाँ तक कि इस साम्राज्य की रानी का एलेक्स को बचाने के लिए प्रकट होना भी उसे आश्चर्यचकित नहीं करेगा। वह थोड़ा उलझन में था क्योंकि एलेक्स ने रोलेन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था कि उसने उसे नीलाम होने वाली वस्तु में बदल दिया था। हालांकि अब जब रोलेन प्रकट हुआ था तो घातक को तुरंत 2 कारण याद आए। या तो रोलेन एलेक्स के पीछे के संगठन के प्रति बहुत वफादार था, या रोलेन को उस संगठन से खतरा था। चाहे कुछ भी हो, वह रोलेन जैसी प्यारी और बदकिस्मत लड़की को चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि अगर वह सच में एलेक्स के प्रति वफादार रहती है तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करती। रोलेन, तुम उसे यंग मास्टर कहते हो? क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? एलेक्स चिल्लाया, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। उसने यह नहीं सोचा था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वह व्यक्ति जिसे वह अपना प्रति वफादार जानता था उसके साथ विश्वासघात करेगा। रोलेन ने अपने दांतों के लिए और एलेक्स को कोई जवाब नहीं दिया। उसने लेथेल की ओर देखा, उसकी उल्टी पंक्तियां ऐसी थीं कि वह रोने वाली हो। युवा स्वामी, आपके बगल में मैं बहुत सहज, बहुत गर्मजोशी महसूस करती हूँ। जब मैं आपके बगल में होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इस दुनिया की सरसता का स्वाद चख लिया है। हालांकि क्षमा करें युवा मास्टर, मुझे एलेक्स को बढ़ाना होगा। चाहे कुछ भी हो, वह मेरा स्वामी है, संगठन का अगला उत्तराधिकारी। युवा मालिक, कृपया चले जाइए। मेरा संगठन शक्तिशाली है, आप बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। लेथेल स्थिर खड़ा रहना, उसने बिना कुछ कहे रोलेन को घूरा। रोलेन को भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है, वह बस उम्मीद कर रही थी कि लेथेल उसे जाने देगा। संगठन के आदेश के अनुसार उसे एलेक्स की तब तक रक्षा करनी है जब तक एलेक्स और ड्रैगन का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो जाता। लेकिन रोलेन भी लेथल का सामना नहीं करना चाहती। उसके दिल में उसका स्तर एलेक्स से ज्यादा है। हालांकि संगठन के आदेश कुछ ऐसे थे जिनका विरोध नहीं किया जा सकता था। वह लेथल के लिए परेशानी भी नहीं खड़ी करना चाहती थी, इसलिए लेथेल ने आह भरते हुए कहा, अच्छा, यदि आप मेरे 4 नौकरों को हरा देते हैं तो आप उसे ले जा सकते हैं। अगर नहीं तो मैं। रोलेन कांपव्य, वह ये चाहती थी कि वह यहाँ की नौकरानियों के सामने कुछ भी न हो। यद्यपि वह केवल लेथल के महल में प्रवेश करके कुछ दिन ही वहां रही, परंतु वे कुछ दिन ही उसके लिए ये जानने के लिए पर्याप्त थे कि वहां की नौकरियां सामान्य नहीं थीं। हर किसी की ताकत उससे बेहतर है, खासकर अकना की। अकना का स्तर बहुत ऊंचा है और उसकी ताकत रोलेन को डराती है। हालांकि रोलेन संगठन के कर्तव्यों को पूरा करने से खुद को रोक नहीं सके। लेथेल ने अपना हाथ हिलाया और आसपास खड़े 4 नौकरानियों ने तुरंत एक जंजीर निकाली और रोलेन की ओर घुमा दी। इस बार तलवार की रोशनी की एक चकाचौंध करने वाली छवि दिखाई दी। ये रोशनी आकाश से प्रकट हुई और धरती पर आ गिरी। चेंग, तलवार की रोशनी ने तुरंत एलेक्स को रोकने वाली जंजीरों को काट दिया और जंजीरों रोलेन की ओर बढ़ा दी गईं। एक देवदूत के समान सुंदर स्त्री धरती पर उतरती हुई दिखाई दी। लिलिथ, लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या करना चाहती हो? बेशक, अपने छात्रों को बचाने के लिए। लिलिथ ने मुस्कुराकर कहा, फिर अपना हाथ हिलाया। एक विशाल बुल्ला दिखाई दिया जिसने एलेक्स को अपने अंदर समाहित कर लिया। लिलिथ ने रोलेन का हाथ पकड़ा और फिर उन दोनों को आकाश में ले गई। अपना उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन लेथल ने उसके कंधे पकड़ लिए। कोई जरूरी नहीं है युवा स्वामी, लेकिन अचानक कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लेथले ने बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया। उसने उस दिशा में देखा जहां ललित गायब हो गई थी। उसके मुंह पर कुछ हद तक मुस्कान थी। चलो वापस चलते हैं। आखाना को बहुत उलझन भरा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेथेल भी एलेक्स को मारने में सक्षम होने के करीब था। हालांकि लिलिथ दिखाई दी और उसने एलेक्स और रोलेन को बचा लिया, जिससे उसे अजीब लगा। लिलिथ नायिका के भाग्य से उभरना चाहती थी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक के दिल में अनगिनत सवाल उठे, लेकिन जब उसने देखा कि लेथेल को कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो अंत में वह उसके पीछे पीछे ही चल पड़ी। ये देखकर लौरा भी सुरक्षा दल को लेकर वहां से चली गई। हालांकि अन्य लोग उन सभी बीमारियों के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने आज देखी। लेथेल को इसकी भी परवाह नहीं थी क्योंकि वह अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। अभी जब वह 4 नौकरानियों को एलेक्स को मारने का आदेश देने वाला था तो सिस्टम ने तुरंत उसे चेतावनी देने के लिए एक नोटिस दिखाया। उसने कहा वह एलेक्स को मौत के घाट उतार सकता था। हालांकि वह एलेक्स को चट्टानों से नीचे धकेलना जारी नहीं रख सकती थी और उसे एलेक्स को खुद नीचे धकेलना पड़ा। गाड़ी के मलबे में प्रवेश करते हुए अचानक भी उसके बगल में बैठ गई और पूछा, युवा मालिक, क्या आप सचमुच एलेक्स को जाने दे रहे हैं? कोई बात नहीं, वह अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। लेथल मुस्कुराया और बोला, अब आप उसका शरीर देख सकते हैं, बीमारी फैल चुकी है, उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्स के पास कम से कम बीमारी की प्रगति को धीमा करने का कोई तरीका होगा। ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया, उसके पास एक प्रकार की सार ज्वाला है, ब्लैक रोज फ्लेम। वह सार ज्वाला जहर है। यह एलेक्स को बीमारी को लंबे समय तक सहने में मदद कर सकती है, हालांकि उसके पास अधिक समय नहीं बचेगा। क्या तुमने उसके शरीर पर छींटे और घाव देखे? अकना ने सिर हिलाया, उसे याद आया कि कैसे एलेक्स ने उसे उल्टी जैसा महसूस कराया था। हालांकि उसे और अन्य नौकरानियों को लेथल द्वारा टीका लगाया गया था, फिर भी वे एलेक्स को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहते थे। अकना, क्या तुम जाना हो कि यद्यपि हमारा शरीर बहुत स्वस्थ है, फिर भी हमारे शरीर में अनेक रोगाणु होते हैं। अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और वे रोगाणु विकसित नहीं हो सकते। हालांकि अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो तो क्या होगा? इस विल्टिंग फ्लावर रोग के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है।
जब तक कि सामान्य त्वचा रोग भी भयानक परिणाम नहीं दे सकता, जैसा कि आप एलेक्स की वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं, इसका भी अर्थ है कि एलेक्स की प्रतिरक्षा प्रणाली लगभग नगण्य है। अब सर्दी जैसी एक बहुत ही सामान्य बीमारी भी उसे जान ले सकती है। भले ही वह अभी भी जीवित है, लेकिन वह जो पीड़ा झेल रहा है वह मृत्यु से भी बुरा है। काले गुलाब की लौ उसके जीवन को लंबा कर सकती है, लेकिन उस सारलौ की प्रकृति जहरीली है। किसी बीमारी को सीमित करने के लिए जहर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे उसका शरीर और ज्यादा थकान होगी। ये सुनकर अकना ने सिर हिलाया और कहा, तो युवा मास्टर, आप क्या चाहते हैं कि मैं उनका पता लगाने के लिए किसी को भेजूं? कोई जरूरत नहीं, लेथेल ने अपना सिर हिलाया। इस समय गाड़ी अचानक एक छोटी सी गली में रुकी, गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर एक महिला आई। हे, लेथेल, ऐसा क्या लगता है कि मैंने अच्छा काम किया? लुशा ने हंसते हुए कहा। लेथेल ने ये देखा और सिर हिलाया, आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वह कहाँ है? लुशा ने अपने स्पेस बैग से एक छोटी कांच की गेंद निकाली और लेथल को कहा, चिंता मत करो, हालांकि उस समय पूरी तरह से मेरा नहीं था, मैंने उसे धीरे धीरे आराम करने में मदद की। हे। लेथेल समझ गया कि लुशा का क्या मतलब था, जिसका मतलब था कि सुकून मर चुका है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, अगर सुकून मर गया तो उसकी योजना जारी रह सकती थी। उसने कांच की गेंद फेंकी और उसमें वह दृश्य दिखाया जब एलेक्स ने गुस्से में बार बार सकुचाते हुए पेट पर लात मारी थी। एलेक्स के पैरों की हर किक से एक काली ज्वाला निकली थी। हर किक के साथ एलेक्स अपनी पूरी ताकत लगाता था। लेथेल ने क्रिस्टल बॉल को दृश्य में देखा और मुस्कुराया, आपने सेकुंद के शरीर को कैसे संभाला? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वह व्यक्ति उसके शरीर की जांच भी करे तो उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। लुशा उसकी गोद में बैठ गई, उसकी छाती से पीठ ढककर उसके हाथ पीछे पहुंचकर उसके चेहरे को सहला रहे थे। इसके अलावा मैं ऐसे मुट्ठी भर व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, इससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। लेथेल ने सिर हिलाया, कांच की गेंद को देखकर मुस्कुराया और कहा, यह गेंद बोर्बन को दे दो, वह इसे उस व्यक्ति को दे देगा। वह व्यक्ति? अकना ने उलझन में पूछा। जैसा मैं कहूं वैसे करो। ये सुनकर अचानक कुछ समझ में आया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चली गई। लेथेल को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अकना को उसकी योजना का पता चल गया था। अपनी योजना की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसे इसकी तैयारी के प्रत्येक चरण को गुप्त रखना आवश्यक था। इसीलिए उसने जाने वाले कार्य को बढ़ाया था तथा अपने प्रत्येक सेवक को थोड़ा थोड़ा काम करने दिया था, ताकि किसी को पता न चले कि दूसरे क्या कर रहे हों। हालांकि ऐसा लगता है कि अपनाना अभी भी सब कुछ एक साथ जोड़ सकता है। वह तो उसे बहुत अच्छी तरह समझती है। लुशा अब मुस्कुराई और बोली, लाठेल, पिछली बार तुमने मुझे डेट पर जाने के लिए कहा था, अब तुम मुझे पैसे कैसे दोगे? मुझे निराश मत करो, अन्यथा मैं सबको बता दूंगा कि तुम समलैंगिक हो। लेथेल, ओए, तुम इतने क्रूएल क्यों हो? हे, अगर तुम मुझे मजदूर करोगे तो मैं तुम्हें और जानकारी जरूर दूंगा, इतनी कि तुम हैरान हो जाओगे। ये सुनकर लेथल की भौहें तन गईं। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, इसमें प्राचीन परिवारों के सदस्यों के बारे में जानकारी भी शामिल है। बेशक, लुशा ने विश्वास से कहा, मैं आपको उनके बारे में सारी जानकारी दे सकती हूँ, जिसमें उनका अतीत, उनका जन्म कब हुआ और वे कैसे अस्तित्व में आए, सब कुछ शामिल है। वाह, लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह लुशा को अलग नजर से देखने लगी। पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्र सहित। लुशा ने विश्वास से निराश होते हुए कहा, बेशक, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेथेल ने लुशा की ओर देखा, जो झूठ नहीं बोल रही थी, जिससे उसे चिंता हुई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जानकारी किसी को नहीं दूंगा, बस अगर तुम मुझे दुखी करोगे तो मैं वादा करता हूं कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जान जाएगी। लेथेल ने आह भरी। उसे लगा कि लुशा अंगारों का एक टुकड़ा है, जो कोई भी उसे लेगा उसके हाथ जल जाएगा। तो लुशा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं? लेथेल ने पूछा। लुशा मुस्कुराई, लाठेल, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो? अध्याय 343, ईश्वर विहीनता के युग का एकमात्र ईश्वर। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें अभी भी क्लेयर याद है? लेथेल ने सिर हिलाया। लुशा ने आगे कहा, उसने शाही परिवार या लुमियर चर्च की सेवा करना नहीं चुना, बल्कि उसने आपको एक भगवान के रूप में पूजना चुना। क्या? लेथेल चौंका और बोला, उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये तुम हो? हे, ये सही है। लुशा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें उत्साह महसूस नहीं हो रहा? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं बस परेशान महसूस कर रहा हूँ। मैं उसे ऐसा करना बंद करने की सलाह दूंगा, मुझे उसकी पूजा की जरूरत नहीं है। हा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, उसने आपकी पूजा करने के लिए पहले ही एक स्थान स्थापित कर लिया है। लेथेल का चच, ये बुरा नहीं लगता। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे, क्या तुम नाराज हो? लुशा तुरंत लेथेल के सामने बैठ गई, अपना सिर झुकाया और उसे हैरान होकर देखा। आपको पता होना चाहिए कि दूसरों द्वारा पूजित होना असंख्य लोगों का सपना है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बस एक सामान्य जीवन चाहता हूँ। अगर उसने मेरी पूजा करने के लिए एक स्थान स्थापित किया है तो मुझे बस उस स्थान का पुनः उपयोग करना होगा। तुम बहुत अजीब हो। लुशा मुस्कुराई, ये तुम पर निर्भर है। हालांकि तुम चाहे जो भी करो, मैं गारंटी देती हूँ कि क्लेयर उस विचार को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने चर्च और शाही परिवार की सेवा करने का विचार पूरी तरह त्याग दिया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वह कितनी दृढ़ निश्चयी हैं। लेथेल ने संदेह भरी नजरों से लुशा की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। लुशा ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई, हे, मुझे ऐसी नजर से मत देखो, इससे मुझे डर लगता है। लुशा, तुम क्या चाहती हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्लेयर को यह विचार देने का आपका उद्देश्य क्या था? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा, इसका केवल एक ही कारण है, आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम बहुत क्रूर हो। लुशा ने बेहोश होने का नाटक किया, उसने अपना सिर पकड़ लिया और गाड़ी के डिब्बे के फर्श पर लेट गई। मैं केवल तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि मैं क्रूर हूँ। तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया, हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कॉल्ड्रॉन से पूछा, ओए, क्या ये सचमुच वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो? ये सही है। कॉल्ड्रॉन ने आह भरी और कहा, यदि आपकी पूजा करने वाला कोई नहीं बचा तो आप धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, अधिक सटीक रूप से कहें तो आप स्पंज की तरह हो जाएंगे।
पॉक, तुरंत गायब हो जाओ, लेथेल। इसके अलावा कॉल्ड्रॉन ने आगे कहा, यदि आपके पूजा करने वाले संप्रदाय में ऐसे लोग हैं जो विपरीत विचार रखते हैं या अविश्वासी हैं, तो आप भी प्रभावित होंगे। सामान्य तौर पर, यदि आपके पास अपने सभी अनुयायियों को प्रबंधित करने और उन्हें अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करने की क्षमता नहीं है, तो आप चाकू की धार पर नाच रहे हैं। लेथेल ने गहरी सांस ली और सावधानी से लूशा की ओर देखा। उसे भगवान के रूप में पूजना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जाल लगता है। चुड़ैल और स्नो वाइट की तरह। सेब बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है, लेकिन ये खतरनाक है। लूशा, मुझे याद है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी है ना? लूशा ने उसे असमंजस में देखा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब एलेक्स आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था, तो मैं ही वह व्यक्ति था जो मुसीबत से बाहर निकलने में मदद की थी, है ना? ये सही है। तुम लगातार मेरा रहस्य उजागर करते रहते हो और मैंने तुम्हें कभी डांटा भी नहीं, है ना? ये भी सत्य है। तो तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम मुझे इतना क्रूर समझते हो? लूशा ने दर्द का नाटक किया। उसने अपना निचला होंठ काटा। उसके सूखे आंसू से भर गई जब उसने लेथिल को देखा। लेथिल, मेरा यही नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा अध्ययन है कि आप निश्चित रूप से चमत्कार कर सकते हैं। दूसरे दौर में आप एक साधारण व्यक्ति थे जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हर कोई खतरे में था तो आपने एक चमत्कार कर दिखाया। फायर ड्रैग को अकादमी का स्टाफ भी नहीं हरा सका, लेकिन उसे हरा दिया। आपने तो इसे तब भी हरा दिया जब ये 60वें स्तर पर पहुंच गया। लेकिन उस राक्षस को लिलिथ ने मारा था, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए बैठे। इससे क्या फर्क पड़ता है? लूशा मुस्कुराई और बोली, तुमने भी उसे रोका था और एक बार उसे हरा भी दिया था। तुम्हारे जैसे सामान्य मुस्कुराहट 20 के जादूगरों के लिए यह असामान्य लगता है, लेकिन फिर भी आपने ये कर दिखाया। आपने एक चमत्कार कर दिखाया। दूसरी बार जब अंधकार राजा और तीसरे चरण में दानव प्रभु को पीछे धकेला गया, तो क्या ऐसा लगता है कि एक सामान्य जादूगर ऐसा कर सकता है? एक सामान्य जादूगर को केवल उन दो चीजों में से एक करने में सक्षम होना चाहिए जो आप अभी तक हैं, और यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिसके बारे में वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में सभी को मनोरंजन करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आप इतने महान कार्य कर सकते हैं, फिर भी आप विनम्र क्यों हैं? आप ऐसी शक्ति क्यों रखते हैं कि आप स्वयं से फिर चमत्कार नहीं कर सकते? लेथेल ने आह भरते हुए कहा, क्या मैंने काफी कुछ कह दिया है? लूशा ने मुंह बनाया। उसके चेहरे पर असहजता झलक रही थी। सामान्य तौर पर, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। लेथेल, देवताओं और भगवान एबिस के बीच युद्ध के बाद कोई भी कभी भी देवता नहीं बन पाया है। मुझे विश्वास है कि आप भगवान बन सकते हैं, इस अंधकार युग के एकमात्र भगवान। लेथेल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लूशा को घूर रहा। लूशा ने मुंह बनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे, क्योंकि लूथेल की आंखों में थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। स्कैट, हे, लेथेल के शब्द सुनते ही लूशा ने असमंजस में पूछा, लेथेल, मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। लेथेल ने थके हुए स्वर में कहा, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेथेल, मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, मैं तुम्हें आसानी से भगवान बना सकता हूँ। जब तक आप चाहें, मैं बस। लेथेल ने अपना माथा पकड़ लिया और थके हुए स्वर में कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। लूशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह चुप रही क्योंकि लेथेल की आंखें घृणा और क्रोध से भरी थीं। आखिरकार लूशा सिर झुकाकर बाहर चली गई। गाड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर कहा, लाथेल, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। बोलने के बाद वह तुरंत चली गई। तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कॉल्ड्रॉन अचानक बोला। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे उसकी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और भगवान बनने की कोशिश करनी होगी। लेथेल ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, मुझे वह क्यों करना चाहिए जो वह चाहती है? क्या मेरी कोई राय नहीं है? मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए जबकि लोग लगातार मेरे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय ले रहे हैं? कॉल्ड्रॉन ने आह भरी। लेथेल, मुझे लगता है कि तुम बहुत अजीब हो। तुम वाकई बहुत मजबूत हो और तुम बहुत होशियार भी हो। सिर्फ ये तथ्य कि आपने एलेक्स को मौत के रास्ते पर डालने के लिए कई योजनाएं बनाई, मुझे यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त है कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप एक विशेष व्यक्ति हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि आप विशेष बनना नहीं चाहते हैं। जब आपको कोने में धकेल दिया जाएगा, तभी आप कोई चमत्कार कर पाएंगे। लेथेल, मुझे लगता है कि लूशा ने जो किया वह गलत नहीं था। आखिरकार क्लेयर पहले से ही आपकी पूजा करती है और भले ही आप अब क्रोधित हो जाएं, आप इसे बदल नहीं सकते। लेकिन लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा कर सकता है? मेरा मतलब है, किसी की पूजा करना। बिल्कुल नहीं, कॉल्ड्रॉन ने समझाया। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आप पर गहरा विश्वास करता हो, आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हो और आपकी पूजा करने के लिए आपके लिए मरने को तैयार हो। जब क्लेयर आपकी पूजा करती है तो उसकी पूरी आत्मा, शरीर, विचार और हृदय आपकी ओर मुड़ जाते हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वह आपकी पहली अनुयायी है। यदि आप उसे आत्महत्या करने के लिए कहेंगे तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ऐसा कर लेगी। क्लेयर आपकी पहली और अंतिम आस्तिक है। यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो वह आपको अपना स्वयं का चर्च विकसित करने में मदद करेगी। ये सुनकर लेथल ने आह भरी। लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि हर कोई मेरी पूजा करे, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर क्लेयर की हत्या हो गई तो क्या होगा? तब तुम मर जाओगे, इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओगे। लेथेल, हालांकि कॉल्ड्रॉन ने आगे कहा, मैं लूशा की तरह तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। तुम निश्चित रूप से चमत्कार कर सकते हो। इस दुनिया में देवताओं और भगवान एबिस के बीच युद्ध के बाद से कोई भी देवता नहीं बन पाया है। मुझे विश्वास है, आप ये कर सकते हैं। आप भगवान बन सकते हैं। लेथेल ने आह भरी। वह गद्दे पर पीछे की ओर झुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। कॉल्ड्रॉन भी चुप था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लाथेल, मुझे पता है कि तुम संतुष्ट हो, लेकिन वह ये सिर्फ तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है, वैसे ही जैसे जब आपको लगा कि आप एनाकोंडा फ्लेमिंग को वश में नहीं कर सकते, तो मैंने ऐसा किया। आपने उसे उच्च स्तर तक विकसित होने में भी मदद की। जब तुमने फायर ड्रेक का सामना किया था तो मैंने भी सोचा था कि तुम निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। हालांकि तुम जीत गए। जब तुमने अंधकार राजा और एलेक्स का सामना किया, जिसे दानव भगवान का समर्थन प्राप्त था, तो मैंने भी सोचा था कि तुम असफल हो जाओगे। हालांकि ऐसा लगता है कि आपको कुछ मदद मिली है। आप मजबूत हो गए हैं और उन दोनों भयानक अस्तित्वों को हरा दिया है।
लेथेल, मुझे पता है कि जब मैं यह महसूस करता हूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक देवता बन जाओगे, नए युग के एकमात्र देवता, ईश्वर विहीनता के युग का एकमात्र ईश्वर। लेथेल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह टूटता रहा। कॉल्ड्रॉन को भी पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था और उसे परेशान नहीं किया। ऐसा लगता है कि कॉल्ड्रॉन एक ऐसे निर्णय का साक्षी था जो दुनिया और इस युग को बदल देगा। अल्पविराम। दूसरी ओर लिलिथ एलेक्स और रोलेन को करोल साम्राज्य से बहुत दूर गोबलिन वन में एक स्थान पर स्थित ले आई। लिलिथ ने एलेक्स को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन रोलेन को धीरे धीरे स्थिर होने में मदद की। एलेक्स जमीन पर लेटा हुआ था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन साथ ही वह खुश भी था। उसने धन्यवाद से लिलिथ की ओर देखा और कहा, शिक्षक लिलिथ, धन्यवाद। वास्तव में धन्यवाद। जब सभी ने मुझे छोड़ दिया तब भी केवल तुम ही थे जो मेरी परवाह की। जब मैं देखता था तब तुम ही मुझे परवाह करते थे। मैंने सोचा था कि तुम लेथल के पक्ष में हो, लेकिन मैं गलत था। क्षमा करें मास्टर लिथ, अब से मैं निश्चित रूप से तुम पर पूरी तरह से भरोसा करूंगा और फिर कभी तुम पर संदेह नहीं करूंगा। एलेक्स ने लिलिथ की ओर बढ़ते हुए कहा, मेरे पास मत आओ। लिलिथ ने अपना मुंह और नाक ढक लिया और जल्दी से रोलेन को एलेक्स से दूर खींच लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति होंगे, लेकिन तुमने एक आदमी के साथ सोया, तुमने वह घिनौना काम भी किया, खुद को इस घिनौनी बीमारी के संपर्क में लाया। क्या तुम खुश हो? नहीं नहीं मास्टर लिलिथ, कृपया मुझ पर भरोसा करें। एलेक्स ने जल्दी से कहा, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया था। नहीं, मुझे उस कमीने सेकुंठ ने धोखा दिया था। ये सही है, वह कमीना लेथल, उसी ने ये सब किया है। मास्टर लिलिथ, मेरी मदद करो, उसे मार डालो। मुझे उससे ये बीमारी ठीक करने की दवा लाओ। कृपया मास्टर लिलिथ। बकवास बंद करो, लिटिल चिल्लाई। उसका चेहरा दर्द और निराशा से भर गया था और उसकी आंखें गीली थी जैसे कि वह रोने वाली हो। एलेक्स ने लिलिथ का चेहरा देखा और चौंक गया। टीचर लिलिथ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दर्द में होगी। इसका मतलब है वह मुझे वाकई पसंद करती है। मैं सच में कमीना हूं। मुझे उसकी परवाह नहीं थी और मुझे लगा कि वह लेथल का पक्ष लेती है। एलेक्स ने अपने दांत पीस के लिए। हालांकि वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन लिथी उसकी आखिरी उम्मीद थी। माफ करना मास्टर लिलिथ, मैं एलेक्स को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहना है। आखिर में वह मात्र कुछ अर्थहीन शब्द ही हकलाकर बोल पाया। लिलिथ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन हालांकि तुमने मुझे कई बार निराश किया है, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सचमुच? ये सुनकर एलेक्स को बहुत खुशी हुई। खुश मत हो, लिलिथ चिल्लाया, लेकिन यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हे, क्या तुमने पहले कभी मेरी मदद की है? एलेक्स ने हैरानी से पूछा। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? अरे क्षमा करें मास्टर लिलिथ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, इस बार आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ एलेक्स। हालांकि लेथेल एक क्रूर और बेहद क्रूर व्यक्ति है, उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मैं उसे बचाने के लिए वह दवा हूँ पी थी। इसीलिए मुझे अपना शरीर त्यागना होगा। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एलेक्स ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्या तुम अपनी बीमारी ठीक नहीं करना चाहते? क्या तुम उस बीमारी के साथ हमेशा जीना चाहते हो? यह लिलिथ की बात सुनकर एलेक्स को लगा कि वह सही थी, लेकिन आप उसे मार सकते हैं फिर? क्या तुम मूर्ख हो? लिलिथ चिल्लाया, अगर मैं ये कर सकता तो मैं इसे बहुत पहले कर चुका होता। क्या इसलिए याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था? लेथल का स्तर अत्यंत विशेष है, यहाँ तक कि शाही परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके साथ परेशानी पैदा नहीं करना चाहेगा। एलेक्स ने अपने दांत पीस के लिए। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं। अंततः लेथेल ने अपना पहला अनुभव ही छीन लिया और इसके अलावा वह लेथेल को पसंद भी नहीं करती। अगर वह अपना शरीर त्यागना स्वीकार करती है तो इससे पता चलता है कि वह सचमुच मुझे पसंद करती है। ये सही है, केवल यही कारण है कि वह मुझे दवा देने में मदद करने के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के लिए सहमत हो गई। लिलिथ, मुझे माफ करना, मैंने उसी गुना समझा। अगर मैं भविष्य में इस बीमारी पर काबू पा सकूं, तो मैं जरूर शादी कर लूंगा। मेरे हरम का प्रबंधन आपके द्वारा किया जाएगा। अच्छा, एलेक्स ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लिलिथ, मैं जानता हूं कि यह निर्णय लेते समय बहुत पीड़ा हो रही होगी, लेकिन कृपया निश्चिंत रहो। अगर मैं ठीक हो गया तो सिर्फ 5 साल में मैं इस महाद्वीप का राजा बन जाऊंगा। उस समय मैं 5 रंगों वाले बादलों पर सवार होकर दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा लेकर आपके सामने प्रपोज करने आऊंगा। लिलिथ को उल्टी आने लगी, लेकिन सौभाग्य से वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सफल रही। उसने भावुक होने का नाटक किया और धीरे धीरे कहा, ओम, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं लेथल से इस तरह नहीं मिल सकता। वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे एक कारण चाहिए। लिलिथ ने अब रोलेन की ओर देखा, रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और कहा, लेकिन मैं उसे लेथेल से मिलने के लिए वापस ले जाऊंगी। मैं मानती हूं कि मैं आपकी दवा के बदले में उसे और आपके शरीर का उपयोग करना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि वह स्वीकार कर लेगा। अंत में रोलेन एक खूबसूरत लड़की है, वह निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। ये सुनकर एलेक्स भागने वाला ही था कि अचानक उसे मेडोज की कुछ बात याद आ गई। रोलेन स्काई गार्डियंस के 4 सदस्यों में से एक है। यदि उसने साथ ऐसा किया तो उसका स्तर आधा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी और ने रोलेन के साथ ऐसा किया होता तो परिणाम और भी भयानक होते। हा, मैं रोलेन को खा नहीं सकती, लेकिन अगर मैं उसे लेटे के पास छोड़ दूं। हा। अपने लिए अंतिम विजय के बदले रोलेन का बलिदान, इसकी कीमत बहुत कम है। अच्छा, एलेक्स ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मास्टर लिलिथ, आप सही हैं। हे, लिलिथ के बगल में खड़ी रोलेन खड़ी की गई। उसे इस काम का समय ही नहीं मिला कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे एलेक्स ने उसे लेथल को बेच दिया है। रोलेन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि वह हिल नहीं सकती, वह कोई आवाज भी खत्म नहीं हो सकती। एलेक्स ने आगे कहा, लेथल एक चालाक व्यक्ति है, वह निश्चित रूप से मुझे इस बीमारी को ठीक करने की दवा देने को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कुछ ऐसा न हो जो उसे पूरा कर सके। आप अकेले पर्याप्त नहीं हैं, मास्टर लिलिथ। रोलेन को उसके पास लाना सबसे अच्छा समाधान है। रोलेन, चिंता मत करो। जब तुम उस कमीने लेथल के साथ सोचोगे तो यही होगा कि तुम एक कुत्ते के साथ सोच रहे हो। रोलेन रोना चाहता था, मैं कुत्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहता। रुको, लेथल मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, तो इसका मतलब है मैं भविष्य में यंग मास्टर की औरत बन जाऊंगी। तो क्या मैं अब भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ?
मैं उलझन में हूँ। ठीक है, मुझे बस महल में वापस जाना है और मैं ग्रिल मीट और केक खा पाऊंगा। हे। ये देखकर कि रोलेन ने कोई आपत्ति नहीं की, एलेक्स भी क्रोधित हो गया और उसे लगा कि उसका निर्णय सही था। हालांकि रोलेन ने उसे बचा लिया, लेकिन उसने लेथिल को यंग मास्टर कहने का साहस किया, जिसका मतलब था कि उसने उसे धोखा दिया। शायद संगठन के आदेश के कारण ही उसे गुस्सा आया। वह एक बम है, इसलिए उसे सीधे लेथल पर फेंकना ठीक है। नो वी एल्बन कॉम पर नया चैप्टर जोड़ा गया। इसके अलावा ये कुतिया जब से आई है तब से मेरे लिए बुरी किस्मत लेकर आ रही है। अगर मैं इससे छुटकारा पा सकूं तो बहुत अच्छा होगा। वो लेथिल के लिए बुरी किस्मत लेकर आएगी। सोचने के बाद एलेक्स ने तिरस्कारपूर्वक कहा, रोलेन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अब मेरे पीछे मत आना। तुम्हारा नया स्वामी लेथिल है, क्या तुम समझे? रोलेन चौंक गई। हालांकि उसे लगा कि एलेक्स के शब्द बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। इसके विपरीत रोलेन को बहुत खुशी और बहुत उत्साह महसूस हुआ। अचानक वह हिलने लगी, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, हालांकि मैं संगठन के बारे में चिंता मत करो। मेरे पास स्वर्गीय ड्रैगन का उत्तराधिकारी बैज है। मैं उन्हें तुम्हें कोई परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं दूंगा। इसका मतलब है, रोलेन ने एलेक्स की ओर कुछ प्रत्याशा के साथ देखा। ये सही है, अब से आप डार्क क्लाउड संगठन से संबंधित नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। एलेक्स ने बोलते हुए हेवनली ड्रैगन का वारिस बैज निकाला। उसके बोलते ही बैज से रोशनी की एक किरण रोलेन के माथे के बीच में आई। ऐसा एहसास जैसे उसे किसी रस्सी ने बांध रखा हो, गायब हो गया और उसका शरीर अत्यंत आरामदायक हो गया। उसके सिर से काले धुएं की एक धारा निकली और तुरंत ही उसके पूरे शरीर में स्वतंत्रता की भावना व्याप्त हो गई। मैं आजाद हूँ। रोलेन ने कांपते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर। रोलेन तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मुझे धन्यवाद मत कहो, एलेक्स ने कहा, मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रोलेन, तुम्हारा वर्तमान स्वामी लेथिल है, समझे? ओह, रोलेन ने तुरंत सिर हिलाया, मैं समझ गया। धन्यवाद मास्टर। नहीं, धन्यवाद एलेक्स। ठीक है, लिलिथ ने आह भरी और कहा, चलो जल्दी से लेथिल को खोजने के लिए वापस चलते हैं। वैसे भी एलेक्स की बीमारी गंभीर हो गई है, हमें जल्दी से उसके लिए दवा ढूंढनी चाहिए। एलेक, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो। अगर मैं जल्दी करूंगा तो 1 दिन लगेगा, अगर मैं धीरे चलूंगा तो 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। एलेक्स चौंक गया और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लिलिथ रोलेन के साथ आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। 3 दिन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तब तक टिक पाऊंगा या नहीं, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। एलेक्स सचमुच रोना चाहता था, लेकिन लिलिथ पहले ही जा चुकी थी और वह और कुछ नहीं कह सका। अंत में वह केवल पेड़ के नीचे बैठकर बीमारी की प्रगति को रोकने के लिए ब्लैक रोज फ्लेम का उपयोग करने की कोशिश कर सकता था। अल्पविराम। इस बार हवा में लिलिथ ने रोलेन को उठाया और महल की ओर उड़ गया। रोलेन को खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर लिलिथ ने पूछा, क्या तुम इतने खुश हो? बेशक, रोलेन मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर के महल में वापस आकर मैं बहुत सारा ग्रिल्ड मीट और केक खा सकता हूँ। अब अजीबोगरीब खोज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हर कोई बहुत खुशमिजाज और मिलनसार है। मेरे पास एक निजी कमरा, एक बड़ा बिस्तर और ढेर सारे कपड़े भी हैं। मुझे हर महीने वेतन भी मिलता है, 100 सोने के सिक्के। हे। लिलिथ ने रोलेन की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसे लगा कि वह बहुत प्यारी है और रोलेन को एलेक्स से दूर ले जाना वास्तव में सही निर्णय था। वास्तव में लिलिथ प्रकट हुई और उसने कहा कि उस क्षण से लेकर अब तक की हर घटना तब तक जब एलेक्स बोर्बन के महल में पागल हो गया था। हालांकि वह अभिनय नहीं करना चाहती थी, वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि लेथल एलेक्स को कैसे मारेगा। लेकिन जब उसने लेथेल को खून की शीशी निकालते देखा तो उसे डर लगा कि कहीं वह एलेक्स पर दया न कर ले और खून की शीशी एलेक्स को न दे दे। इसीलिए लिथ ने एलेक्स को बचाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने लिथ को एलेक्स पर दया करने और उसे बोतल देने का मौका नहीं दिया। सौभाग्य से रोले ने यहाँ आने से पहले ही टीका लगवा लिया था, अन्यथा वह भी एलेक्स से संक्रमित हो जाती। रुको, हमें एलेक्स को बचाने के लिए दवा लेनी होगी। क्या तुम मूर्ख हो? लिलिथ ने आह भरते हुए कहा, तुम स्वतंत्र हो, उसे क्यों बचा रहे हो? लेकिन आपने अभी जो कहा, मैं बस यही कह रहा हूँ, मेरा उसे इनका कोई इरादा नहीं है। लिलिथ की बात सुनकर रोलेन चौंक गया। लेकिन उसने तुम पर भरोसा किया और सोचा कि तुम उसे बचा लोगे। इसके अलावा अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो वह मर जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसका ख्याल है? मैं बस यही चाहती हूँ कि वह तुम्हें और मुझे रिहा कर दे। लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुमने उसे धोखा दिया? रुको, आजाद करो, क्या तुम भी एलेक्स के नौकर हो? रोलेन ने असमंजस में पूछा। ठीक है, अगर मैं समझ भी जाऊं तो भी तुम नहीं समझोगे, इसीलिए बस एक बात जानने की जरूरत है, तुम स्वतंत्र हो। लिलिथ की बात सुनकर रोलेन ने अपना सिर खुजलाया, वह उलझन में पड़ गई। तो मुझे अब उसे बचाने की जरूरत नहीं है ना? ये सही है, मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ, युवा स्वामी, है ना? बिल्कुल, मैं बहुत सारा ग्रिल्ड मीट खा सकता हूँ, है ना? हाँ, आप जो सेवाएं दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो क्या मैं यंग मास्टर को अपना पति बना सकती हूँ? इस बार लिलिथ ही चौंक गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लिथिल से शादी करना चाहते हो? ये सही है, रोलेन हकलाते हुए बोला, मेरे पास लगभग 20,000 सोने के सिक्के हैं। मैं उन्हें जीवन भर खिला सकता हूँ। लिलिथ, यदि आप उससे केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ विवाह कर सकते हैं तो मुझे डर है कि अब तक उसकी 100 से अधिक पत्नियां हो जाएंगी। रोलेन, सिग्मा डिग्री रो डिग्री। अध्याय 345। औरतें डरावनी होती हैं। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। औरतें डरावनी होती हैं। प्यारी बातें उजागर। रात के 12 बजे 1:07। अध्याय 345। औरतें डरावनी होती हैं। तुम यंग मास्टर से शादी क्यों करना चाहती हो? लिलिथ ने अजीब तरीके से पूछा। क्योंकि, रोलेन लड़खड़ा गया, यदि यह कहना कठिन है तो इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि अगर मुझे कोई अच्छा आदमी मिले तो मुझे तुरंत उससे शादी कर लेनी चाहिए। लिलिथ उलझन में थी और उसने रोलेन की ओर देखा। तो क्या आपकी माँ ने कहा कि एक अच्छा आदमी कैसा आदमी होता है? रोलेन ने सिर हिलाया और कहा, मेरी माँ ने कहा था, एक अच्छा आदमी मुझे मेरी पसंद की कोई भी चीज खाने देगा और मुझे एक अच्छा जीवन देगा। तो शादी के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग करने का क्या मतलब है? लिलिथ ने पूछना जारी रखा।
रोलेन ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, हे। वो, मेरी माँ ने कहा कि अगर मैं अमीर नहीं हुई तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। इसलिए मुझे उसे खिलाने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के रखने होंगे ताकि वह जितना चाहे खर्च कर सके। लिलिथ, हालांकि लिलिथ ने खुद को बहुत अजीब माना, लेकिन रोलेन के विचार नहीं, रोलेन की माँ के विचार उससे भी अधिक अजीब थे। ये कैसी सोच है, पैसे से शादी करना? अगर यह इतना आसान होता तो मैं बहुत पहले ही लेथेल के साथ सो चुकी होती और उसे 5 बच्चे दे चुकी होती। लेकिन लिलिथ, क्या तुम्हें लगता है कि युवा मास्टर हमें स्वीकार करेंगे? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमने उसे धोखा दिया। मैंने फिर भी उसके सामने एलेक्स को बचाया। वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा और मुझसे नफरत करेगा। रोलेन ने डरते हुए कहा, जैसे वह रोने वाली हो। हा, चिंता मत करो, लेथेल उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। वह निश्चित रूप से हमें स्वीकार करेगा। ये सिर्फ, रोलेन, क्या आप वास्तव में डार्क क्लाउड संगठन से हैं? ये सही है। रोलेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं संगठन के रहस्यों को आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं आपके संगठन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, जब तक आप भविष्य में लेथेल को धोखा नहीं देते, मैं वादा करता हूँ कि उसके बिस्तर पर आपके लेटने के लिए जगह होगी। लिलिथ की बात सुनकर रोलेन शर्मा गई, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई और उसने बहुत सारे ग्रिल्ड मीट और केक के साथ एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा। रुको, तुम, लेकिन एलेक्स हमारे लौटने का इंतजार कर रहा है। रोलेन की बात सुनकर लिलिथ मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, अगर वह 2 दिन और इंतजार करेगा तो मर जाएगा। हा। अल्पविराम। अन्यत्र, हैरिस के भाग जाने के बाद वह अपने मोटल के कमरे में वापस आया। इस समय उसने पाया कि उसके हाथ पर कई छाले थे, जिससे वह चौंक गया। क्या बकवास है? यह क्या है? अभिशाप जादू? ये एक मुरझाए हुए फूल की बीमारी है। ठीक इसी समय बाहर से एक आवाज गूंजी। हैरिस ने खिड़की से बाहर देखा और मेलिन को एक पेड़ की शाखा पर खड़े होकर उसकी ओर देखते हुए देखा। उन्होंने अचानक पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? विल्टिंग फ्लावर, रोग क्या है? चुप रहो, मेलिन चिल्लाई और हैरिस तुरंत चुप हो गया और उसे असमंजस से देखने लगा। मेलिन ने बताया, यह एक ऐसी बीमारी है जिससे वेश्याओं में काम करने वाली वेश्याएं अक्सर पीड़ित रहती हैं। इस बीमारी का न तो कोई इलाज है और न ही कोई ऐसा है जो इसका इलाज कर सके। क्या ये बीमारी मुझे मार देगी? 100%। हारिस चुप थी, उसके बदसूरत अविश्वास और नासमझी से भरी हुई थी। उसने मेलिन की ओर देखा। मेलिन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे वेश्याओं की बीमारी कैसे हो सकती है? इलेक, उसने मुझे संक्रमित कर दिया। लानत है। शांत हो जाओ, मेलिन चिल्लाई, वास्तव में ये बीमारी इतनी संक्रामक नहीं है। हालांकि क्योंकि एलेक्स का शरीर बहुत खास है, इसलिए ये रोगाणु कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसके अलावा जो विल्टिंग फ्लेवर रोग आपको हुआ है, वह अन्य वेश्याओं को होने वाले विल्टिंग फ्लेवर रोग से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुछ दिनों के बाद तुम एलेक्स जैसे दिखने लगोगे। तुम्हारे शरीर के छालों, घावों और भयानक खतरों से भर जाओगे। ये सुनकर हैरिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने आज सुबह एलेक्स से मिलने का फैसला किया था। लानत है, वह कमीना पहले से ही खराब थी और अब वह मेरे लिए ये भयानक मुसीबत खड़ी कर रही है। हमें उसे मार डालना चाहिए। तुम गलत हो, मेलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस रोगाणु का निर्माता लेथल लगता है। उसने उस रोगाणु को एलेक्स के शरीर में प्रत्यारोपित किया। एलेक्स से वह रोगाणु उसके आसपास के सभी लोगों में फैल गया। क्या? हैरिस चौंक गया, लेथेल को याद करते हुए। उसके शरीर पर अचानक कांप उठा। लेकिन मेरे पास एलेक्स का थोड़ा सा खून था, क्या संक्रमित होने के लिए इतना ही काफी है? वास्तव में ये बीमारी आसानी से नहीं फैलती। मेलिन ने कहा, यदि यह इतनी संक्रामक होती तो इस साम्राज्य में हर कोई इस बीमारी से मर जाता। हालांकि एलेक्स के शरीर में रोगाणु अलग हैं। जैसा कि मैंने कहा, वह रोगाणु सामान्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि अगर आप एलेक्स के शरीर में रोगाणु अलग हो जाएंगे तो उसकी सांस आपको संक्रमित कर देगी। हैरिस ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि लेथेल बहुत खतरनाक है। वह मन में लेथल का भय और भी स्पष्ट रूप से छप गया था। वह ऐसा रोगाणु पैदा कर सकता है। ये सही है। मेलिन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अकेला रहना होगा क्योंकि तुम अब बहुत खतरनाक हो। जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी, मुझे डर है कि मैं भी संक्रमित हो जाऊंगी। हैरिस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और निराश महसूस करने लगा। इतना शक्तिशाली कि वह कांप उठा और बदला लेने का विचार ही भूल गया। रुको, मैं उसे प्रभावित कर सकता हूँ। यह विचार छोड़ दो। मेलिन ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी एलेक्स को उसके पैरों पर घुटने टेककर उससे दवा की भीख मांगते देखा है। इसका मतलब है लेथेल के पास इस बीमारी को ठीक करने की दवा है, इसलिए आप उसे संक्रमित नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभी कहा कि, हैरिस लड़खड़ा गया। ये सही है, लेकिन अब लेथेल ने वह कर दिखाया है जो कोई फार्मासिस्ट जादूगर नहीं कर सकता। मेलिन ने आह भरी और कहा, हैरिस, मुझे नहीं पता कि तुम भाग्यशाली हो या बदकिस्मत कि तुम्हें लेथेल जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति का दुश्मन बनना पड़ा। मुझे उस लड़के से डर लगने लगा है। ये सुनकर हैरिस भी निराश हो गया। उसे नहीं लगा कि लेथेल ने कोई हरकत की है। दरअसल लेथेल ने जो किया वह उससे भी ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। हैरिस जानता था कि वह बहुत भोला था। लेथेल उन्हें नष्ट करने के लिए हर तरह का तरीका अपना रहा था, लेकिन उन्होंने केवल यही सोचा कि उनकी ताकत ही लेथेल को नष्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। कहाँ? मेलिन की बात सुनकर हैरिस ने असमंजस में पूछा। अब उसके पास इस स्थिति को बदलने का एकमात्र मौका केवल वही था। अंधेरे स्थान पर, मेलिन ने कहा, भले ही आप अभी उस स्थान में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। या तो मर जाओ या एक बार के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप अपनी प्रतिभा को विकसित करने और अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अंधेरे स्थान पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपकी जीवन ऊर्जा बीमारी से अधिक मजबूत है तो आप बीमारी पर विजय पा सकते हैं। ये सुनकर हैरिस ने सिर हिलाया। धन्यवाद मेलिन, अंत में केवल तुम ही अब भी मेरी परवाह करती हो। बकवास बंद करो, तुम खुद वहां जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम्हारे पास जाने से मुझे संक्रमण का खतरा हो जाएगा। ये सुनकर हैरिस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे किया, उन छालों को देखा जो फटने वाले थे और उसे डर और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। लाथेल, एक दिन मैं वापस आऊंगा। अल्पविराम, कहीं और, भूत के जंगल में। बेशक ये जगह उस जगह से बहुत दूर थी जहां एलेक्स छिपा हुआ था। ये जगह मुख्य सड़क से 1 मील से भी कम दूरी पर थी। इस समय बोर्बन किसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और डर था। अचानक झाड़ियों के अंदर एक छाया प्रकट हुई। हालांकि वह छाया बोर्बन के करीब नहीं आई बल्कि खड़ी रही।
वह काली छाया 2 मीटर से अधिक लंबी थी, उसका विशाल शरीर एक छोटे पर्वत के समान था और उससे इतनी ठंडी, जानलेवा आभा निकल रही थी कि बोर्बन डर से कांप उठा। तू बोर्बन, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ। जब वह काली छाया बोली, तो वह एक महिला की अत्यंत मधुर आवाज थी। हालांकि जब बोर्बन ने वह आवाज सुनी तो वह और भी डर गया, उसके पैर हिंसक रूप से कांपने लगे मानो वह दुनिया के सबसे भयानक राक्षस का सामना कर रहा हो। सिकूत की जीवन ज्योति बुझ गई है, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। बोर्बन ने अपनी लार निगल ली, फिर कांपते हुए अपने स्पेस बैग से कांच की गेंद निकाली और उसे काली छाया की ओर फेंक दिया। काली छाया ने क्रिस्टल बॉल को पकड़ लिया और उसके अंदर जादुई ऊर्जा प्रसारित कर दी। उसमें जो छवि दिखाई दी वह अत्यंत घृणित दिखने वाले एक आदमी की छवि थी जो बार बार सिकुंत के पेट पर लात मार रहा था। उसके पैरों से एक अजीब सी काली लपट निकल रही थी जब उसने सिकुंत को तब तक लात मारी जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। नहीं, उसने सिकुंत को लातब मार डाला। क्या ये सच है? बोर्बन ने अपने होंठ भींचे, सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, मैं यह बोलना, वह एलेक्स है। एलेक, उसने मेरे बेटे को क्यों पीटा? मैं नहीं जानता। मेरा मतलब है, बोर्बन हकलाते हुए बोला। एलेक ने सिकुंत को ठीक किया, फिर वे प्यार में पड़ गए। हालांकि जब एलेक्स को पता चला कि सिकुंत एक आदमी था तो उसने तुरंत उसे मार दिया। तब आप कहाँ थे? मुझे लेनदारों के एक समूह ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। सिकुंत की मौत के बाद उन्होंने मुझे इस शर्त पर रिहा करने के लिए सहमत हुए कि मैं अपना शीर्षक और अपना सब कुछ उन्हें दे दूं ताकि कर्ज कितना सुनो। बोर्बन ने जल्दी से कहा। वह काली छाया बहुत देर तक बोर्बन को घूरती रही, जिससे उसके शरीर से बारिश की तरह पसीना बहने लगा। एक क्षण बाद वह छाया बोली, अगर मुझे पता चला कि तू मुझसे झूठ बोला है तो मैं जरूर मार डालूंगी, तेरे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगी। शब्द समाप्त होते ही वह छाया भी गायब हो गई। ये देखकर बोर्बन ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर घुमाया, अपने पीछे लगे पेड़ की ओर देखा, सिर झुकाया और बोला, मुझे आश्चर्य हुआ, मेरा काम खत्म हो गया है। क्या होगा अगर? बहुत बढ़िया। उस पेड़ के पीछे से एक महिला दिखाई दी। उसके बाल काले थे और वह नौकरानी की पोशाक पहने हुई थी। उसका चेहरा सुंदर था, परंतु उस पर कोई भावना नहीं थी। हाँ, यह आना था। उसने बोर्बन की तरफ देखा और पूछा, क्या वह महिला वाकई पसंद है? बोर्बन ने अचानक की बात सुनी और तुरंत कांप उठा, बिल्कुल नहीं। उसने मेरा अपहरण कर लिया था। फिर उसने कहा, उसे एक बच्चा चाहिए। तो फिर मैं ठीक है। अचानक ने आह भरी। उन्होंने बंबई की तरफ एक कार्ड फेंका और कहा, दूसरे राज्य के लिए एक पास। आप करोल साम्राज्य के आसपास के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। हालांकि इस कार्ड का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, कृपया इसे संभाल कर रखें। और याद रखें कि मुझे पता है। बोर्बन ने कार्ड पकड़ा और खुश होकर कहा, तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे भी नहीं जानते। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा युवा स्वामी कौन है। बहुत अच्छा। अखना बोलना खत्म करके गायब हो गया। बोर्बन स्थिर खड़ा रहा। उसे लगा कि अखना चली गई है। उसने भरी और बुदबुदाया, लंत है। औरतें भयानक होती हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जीवन में फिर कभी शादी नहीं करूंगा।